कोई ना खास नहीं है इस तरह स्केच, लेकिन फिर भी पेज पे जो मुझसे बनता है ना वो मैं देखती हूँ। नजर आ रहा है वीडियो? जी जी नजर आ रहा है। मैं भी राइटिंग पे कर रहा हूँ। सेट कर लो। अच्छा, आज वॉलंटियर कौन है हमारे पास? मुझे नहीं पता है, ये क्लास का भी नहीं पता था। इवन आपने मैसेज शेयर किया था। कि नहीं ओपन हाउसेस हो रहे हैं तो जब मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं वो कंडक्ट कर लेती हूँ। क्लासेस इंशाल्लाह मंडे से रेगुलर स्टार्ट होंगी, मतलब नवंबर मंथ तक। तो 35 डेज की होंगी एक्टिविटीज। लाइक का शायद 35 बताओ। डेज होंगे हमारे। 35 डेज लेफ्ट है। आई थिंक 30 डेज लेफ्ट है। हाँ, कोई बात नहीं। मतलब फिर आपके जो केसेस होते रहेंगे, ग्रुप बी के बच्चे जो आएंगे तो वो केसेस भी हाँ डिस्कस करते रहेंगे ना। तो हाँ, इसलिए नहीं मैंने ये भी सोचा है सही। कि हाँ, दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि 25 अक्टूबर से ना 30 नवंबर तक ही हम सेशन कंटिन्यू रखें। चलें, अभी तो स्केच बनाती हूँ मैं। अब देखो ना, ये प्रोलैप्स का समझो है। अब जरूरी तो नहीं है कि प्रोलैप्स ही निकले, लेकिन यूजली पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है यही होती है कि ना कोई मैस आ रहा है नीचे से है ना। Yeah. तो 90% तो चलो हम कहेंगे कि ये प्रोलैप्स ही होगा। अभी देखा जो नहीं है ना। अब जी ये जी। तो नहीं होता ना कि पेशेंट कहीं प्रोलैप्स है तो उसे कहीं पहले चेक करा दो, तो फिर वो भी बुरा लगता है। तो कुछ ना कुछ तो पूछना है ऑन से ड्यूरेशन रिलेटेड बातें। तो जैसे पेशेंट कहे कि भाई मेरे आने की वजह ये है कि जिस्म बाहर आता है, तो 90% प्रोलैप्स ही है। लेकिन समटाइम ये होता है कि पोलिप आ रहा होता है बाहर, है ना, या फाइब्राइड आ रहा होता है बाहर। ठीक है। और वेरी रेयरली लगता है कि कोई क्रॉनिक इन्वर्जन है, वेरी रेयरली। ठीक है। तो इस तरह हमें पता, हमारी जो डिडीज है मेन, समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम वजाइना, वो यही होती हैं। लेकिन लेट्स सपोज स्टेप में लेते हैं, जैसे हम हिस्ट्री स्टेप 1 है ये हमारे पास, स्टेप 2 है। स्टेप 2 के बाद हमें पता है हमने एग्जामिन करना है, और फिर है हमारे पास स्टेप 3। ऐसे ही बताया ना मैंने आप सबको। तो इसका स्केच बना के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है पता हो कि ये बातें जरूर पूछनी है और इनको उसी अंदाज में एग्जामिनर को सुनाना है। ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट। अच्छा, सबसे पहले तो वो ये कहेगी ना कि मुझे जिस्म बाहर आता है ना। तो उसे पूछें कि कब से आता है। मतलब किसी भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन को एड्रेस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करनी है ना, कि ऑनसेट क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी सेवेरिटी क्या है। ठीक है। और ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन की डीडीज क्या है या काजीज क्या है, ये बातें तो पूछनी, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है। तो वो कहेगी कि भाई मुझे जिस्म बाहर आता है 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, या कुछ लोग तो कहेंगे 20 साल से। ठीक है। लेट्स सपोज 1 ईयर से लेके 10 ईयर तक है। ओके। ऑनसेट क्या है, अगर वो वाकई प्रोलैप्स है तो वो कहेगी कि ऑनसेट सडन है या ग्रेजुअल, तो लाइकली ग्रेजुअली कहेगी, क्योंकि वही नो कि प्रोलैप्स जो है वो बिनाइन कंडीशन है, सडन तो नहीं होगा। लेकिन सडन भी होता है, जैसे कि ट्रामा के बाद अक्सर मैंने 1-2 केसेस देखे हैं कि जिसमें हिस्ट्री ऑफ फॉल है फ्लोर से। ठीक है। और सेकंड डे प्रोलैप्स हो जाता है, तो ये बड़ा सडन होता है। लेकिन उसमें मेलिग्नेंसी के बाकी फीचर्स नहीं मिलते, तो फिर हम कहते हैं कि फाल या ट्रामा की वजह से ये ऑनसेट सडन है तो वो ही बनाइन। बट मोस्टली जो प्रोलैप्स है उसका ऑनसेट होता है ग्रेजुअली। ठीक है। ड्यूरेशन भी काफी अच्छी खासी होती है। और सेवेरिटी के लिए फिर आप क्वेश्चन पूछ लें कुछ। कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? या तो यूरिनरी सिम्टम्स होंगे, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नक्चूरिया, इनकॉन्टिनेंस, फनी। ठीक है। या ब्लैडर के सिम्टम होंगे। ब्लैडर के सिम्टम्स ये होंगे कि भाई पखाना करते हुए मुश्किल होती है, जिसम अंदर करना पड़ता है।
डिजिटेशन करनी पड़ती है, या मुझे कब्ज रहती है, ठीक है, या फिर वो कहेगी कि मेरी क्वाइटल फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, या वो कहेगी कि मुझे जख्म बन गया है, गंदा पानी आ रहा है, खून पड़ रहा है, ठीक है, या कहेगी कि मुझे तो बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बुखार हो गया है, यूटीआई हो गया है, ठीक है। और वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में आपको सीकेडी का फीचर भी मिल सकता है। तो ये इसकी सेवेरिटी है ना, और ये इसी सेवेरिटी की बेस पे आप मैनेजमेंट को डिसाइड करोगे कि अभी करनी है या नहीं। लेट्स सपोज एक पेशेंट को तो डिस्प्रूनिया है या क्वाइटल प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि बिल्कुल ही एप्रूनिया हो गया, यस यूटीआई बार बार हो रहा है, आपको खदशा है कि कहीं सीकेडी में ना चली जाए। इस पेशेंट का अगर एनीमिया भी आता है तो इस बेस पे ट्रांसफ्यूजन जस्टिफाई कर सकते हो ना, कि बाद में नहीं आएगी, बाद में आई तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगी। अदरवाइज अगर सेवेरिटी कुछ खास नहीं है, एनीमिया भी ऐसा है कि वो जो आयरन देने से ठीक हो सकता है, तो इस बेस पे शायद आप ट्रांसफ्यूजन ना करो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है आपकी मैनेजमेंट में ना, ठीक है। तो सेवेरिटी के लिए ये यूरिनरी सिम्टम्स, बाउल प्रॉब्लम्स, क्वाइटल इश्यूज, प्रेजेंस ऑफ एनी वुंड, यूटीआई, इनके फीचर्स पूछ लिया आपने। लेकिन देखे ना, अभी तो देखा नहीं है, हमें क्या पता ये प्रोलैप्स है या पोलिप है। डीडी तो फिर भी वाजिब है ना, है ना। एग्जामिने अच्छा डीडी हाँ, सारे इन्वर्जन है, पोलिप है। पोलिप की भी करते हैं। तो हाँ, बेसिकली इन्वर्जन वाली पेशेंट में क्या होता है, प्रेजेंटेशन वही सिर्फ वही समथिंग डिलीवरी के बाद यही एग्जैक्टली वो ऑनसेट कोरिलेट करेगा ना पार्चुरेशन के साथ कि डिलीवरी हुई है। यूजुअली डिलीवरी के बाद ही इन्वर्जन होती है, नॉन पर्पुरल इन्वर्जन भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन रेयर है। तो उसके बाद पेशेंट को की तो एंडोमेट्रियम बाहर आ गई है ना, हम्म और एंडोमेट्रियम बाहर आ गई तो फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी तो होंगी ना। ये नॉर्मल पेशेंट की तरह तो ब्लीड नहीं करेगी, इसमें डिस्चार्ज होगा, ठीक है, इसमें ज्यादा इन्फेक्शन होंगे। और जब क्रॉनिक इन्वर्जन होती है तो इनकी एंडोमेट्रियम तो एशरमैन की तरह तबाह हो जाती है ना, स्कैंटी साइकिल्स हो जाते हैं। हाँ, जिस तरह किसी ने वो जो केयर किया हुआ है ना, वो फर्स्ट इस तरह ही लग रहा था ना, जैसे क्रोनिक इन्वर्जन नहीं, किसी ने वो तो वो इन्वर्जन नहीं नहीं थी। था, वो तो अल्सर दिख रहा था, लेकिन ये नहीं इस तरह हो सकता है अगर खाना खासा बहुत ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली देखो, हमने रूल आउट तो करना है। अब इन्वर्जन के लिए मेंस्ट्रुएशन की कर लिया, पार्चुरेशन का पूछ लिया, ठीक है। और पोलिप है तो उसमें भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम गड़बड़ होंगे कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पोस्टकॉटल ब्लीडिंग है। जरूरी तो नहीं है कि पोस्टकॉटल ब्लीडिंग पोलिप में ही हो, डिक्यूबिटस अल्सर में भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया तो एग्जामिनर को आप बता सकते हैं कि मैंने इस तरह करके डीडीज को एक्सक्लूड किया है। गार्टनर होगी तो शुरू से ही होगी ना, कंजेनिटल है, ठीक है। हम्म, बाकी जो लोग कहते हैं ना सिस्टोसील इसकी डीडी है, रेक्टोसील, वो यूट्रोजेनल वाल प्रोलैप्स में ही आती है, वो डीडी में नहीं आती। क्योंकि यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, तो व्हाट डज इट मीन बाय वेजाइनल प्रोलैप्स, वो सिस्टोसील ही है ना, रेक्टोसील है या एंटेरोसील है, तो वो इसकी डीडी में नहीं आएगा, वो तो फर्स्ट प्रोविजनल आएगा आपका, है ना। तो ये स्टेप वन में हमने हमारा ये होता है कि स्टेप वन में हम जो जिस कंडीशन के साथ मरीज आया ना, जो प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन की डायसेक्शन करनी है, ठीक है, कि उसका ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, उसकी सिविरिटी क्या है, और उसकी डीडीज क्या है। यहाँ तक काम खत्म हो गया स्टेप वन का। अब जब स्टेप टू शुरू करते हैं तो हमने सारे रिस्ट्रिक्टर्स ही पूछने होते हैं कि ये जो मसला हुआ है इसको, क्योंकि स्टेप वन में किसी हद तक हम अपनी डीडी को नैरो डाउन कर चुके होते हैं कि भाई लाइकली प्रोलैप्स ही होगी, ठीक है। तो मेरे यहाँ प्रोलैप्स के सारे रिस्ट्रिक्टर्स पूछ लें। कौन से रिस्ट्रिक्टर्स हैं, जल्दी जल्दी बताएं, बायोडाटा के पहले बताएं। इनफेरिटी है, रिकरेंट एज, प्रेगनेंसी, एज, एज, मीनोपाज, माइटी ग्रेविडा, ठीक है। और heavy work, any occupation, constipation, प्रोफेशन, weightlifting, cough, प्रोफेशन, ये constipation, देखें, देखो देखो, बायोडाटा के रिस्ट्रिक्टर्स पहले पूछ लिए ना, आपके लिए ऑर्गेनाइज करना इजी है ये स्केच। एज, मल्टीपैरिटी, मेनोपॉज और प्रोफेशन। इसके बाद आप आ जाएं फिर लेबर में प्रोलॉन्ग लेबर ओब्स हिस्ट्री की, सारे के और सारी स्टीज बच्चे मोटे थे, दो थे, दर्दें देर तक लगी, जोर लगा, कोई औजार लगा, कोई टीयर आया, ठीक है, कोई इनकॉन्टिनेंस हुई यूरिनरी या फीकल, तो या कोई बैनल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा हुई, मतलब ओब्स के फीचर्स पूछ लिया। अब ओब्स के बाद फैमिली हिस्ट्री आती है, माँ का पूछ लिया या सिस्टर्स का पूछ लिया। उसके बाद कौन क्या आता है,
पर्सनल सोशल में स्मोकर है या नहीं है, ठीक है, स्मोकिंग है, कफ है, कॉन्स्टिपेशन है, कोई मैस तो नहीं है, ठीक है, कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, ये सब चीजें आ गई। देखो यूजुअली प्रोलैप्स आता है ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में कोई भी मैस है तो मेलिग्नेंसी तो एक्सक्लूड करनी ना। तो बायोडाटा में ये रिस्क फैक्टर्स आ गए, ओब्स की हिस्ट्री आ गई, फिर फैमिली हिस्ट्री आ गई, फिर गायने की हिस्ट्री में आप मेलिग्नेंसीज का भी पूछ लें, क्योंकि लाइकली जरूरी तो नहीं है कि आपने वीएच करनी है। अगर अगर मेलिग्नेंसी की फैमिली हिस्ट्री है और इन्वेस्टिगेशन पे कोई सिस्ट मिल जाती है तो मे बी आपको बीएस तो करनी पड़े और उसके लिए आपको टीएच करना पड़े, ठीक है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स निकाल लें स्टेप 2 में, और जो पॉजिटिव है उनको हाईलाइट करें, क्योंकि वो जो रिस्क फैक्टर्स निकले जैसे कफ या कॉन्स्टिपेशन निकलती है या किसी को फैमिली हिस्ट्री निकलती है, यंग एज पे आ गई है, तो उसमें रिकरेंस ज्यादा है ना, तो इसकी हिस्टेक्टमी करने के बाद भी वो वाइल्ड प्रोलैप्स के लिए प्रिवेंशन के लिए तो कुछ ना कुछ उसको बताना है। हम कहेंगे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, कफ का एड्रेस करेंगे, ठीक है, कीगल एक्सरसाइजेस का बताएंगे, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 2 में सारे रिस्क फैक्टर पूछ लिए, और कोइंसिडेंटली ये कार्डिक भी हो सकती है, डायबिटिक भी हो सकती है, हाइपरटेंसिव भी हो सकती है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है ना। वो सारे रिस्क फैक्टर्स हमने स्टेप 2 में एक्सक्लूड कर लिए। फिर एग्जामिन कर लें, एग्जामिनेशन के बाद तो नजर ही आ जाएगा ना प्रोलैप्स है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो क्लिनिकल ही डायग्नोसिस है यूवी प्रोलैप्स का। तो आप देख लोगे कि कौन सी डिग्री है, प्रोसिडेंशियल तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है, मैलिग्नेंट लुकिंग या बेनाइन लुकिंग तो नहीं है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, साथ में सिस्टोसिल, लेक्टोसिल या नैरोसिल तो नहीं है, ठीक है, पेरिनियल बॉडी को डेफिशिएंट तो नहीं है। तो वो एग्जामिनेशन कर लिया आपने, ठीक है। तो अब स्टेप 3 पे आ जाए। स्टेप 3 में जो एग्जामिनेशन भी कर चुके हो तो फिर आपने सिर्फ पेशेंट से काम की बातें करनी है। अब ये सारी समरी है, ये सारी बात है जिसकी बेस पे आपने मैनेजमेंट प्लान करनी है, ठीक है, कि ये जो मसला है इसके लिए क्या वर्कअप हो चुका है, वर्कअप में क्या ट्रीटमेंट ली थी पहले, उससे को फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, पैसरी ली या नहीं ली, और अगर ली तो फिर क्यों नहीं उसको कंटिन्यू किया, ठीक है, वो सारी बातें। फिर इन्वेस्टिगेशन कितनी हो चुकी है, पेशाब के टेस्ट, खून के टेस्ट, यूरोडायनामिक्स, कोई टेस्ट एक्सरे, कोई ईसीजी, व्हाटएवर, शुगर है तो कोई HbA1c, 6 ब्लड शुगर लेवल्स, यरकान है तो उसके टेस्ट, मतलब सब चीजें आप वर्कअप में पूछ लें। फिर पूछें व्हाट शी वांट, प्लान डिस्कस हुआ, ठीक है, उसमें आप कोई भी एज है, ठीक है, प्री मेनोपाजल है तो पूछें प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं, ठीक है, अगर प्री मेनोपाजल या पोस्ट मेनोपाजल है तो फिर पूछें कि यूट्रस चाहिए कि नहीं, ठीक है, फिर पूछें कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहिए कि नहीं, डेफिनेटिव तो पता है ना हिस्टेक्टमी है, कंजर्वेटिव में वो हिस्टेरोसाइक्लोपेक्सीज और मानचेस्टर टाइप आ जाती है। तो ये पेशेंट तो खुद ही बता देगी मुझे क्या चाहिए, और वही आपने उसको लेके चलना है। तो दैट इज एक्चुअली योर प्रोलैप्स स्केच। स्टेप 1 पे सारे प्रेजेंटेशन को एड्रेस किया कि लेडीज एक्सक्लूड दिया गया। थैंक यू डॉक्टर ईरा, आपने इतना आसान बता दिया, अभी तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। हाँ, शायद बस मैं ये रेगुलर स्केच, आपकी क्लासेस भी नहीं ले ली इस तरह से 1 to 1, तो इस वजह से भी नो इशू एट ऑल। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो यूरिनरी सिम्टम्स की है थोड़ी सी, ठीक है, यूरिनरी सिम्टम्स अगर पॉजिटिव आ जाए ना तो फिर मजीद क्वेश्चन करने हैं। अगर फ्रीक्वेंसी है ज्यादा तो उसका मतलब क्या है, वो कहेगी मुझे तो बहुत ज्यादा पेशाब आता है, तो आप पूछें कितनी दफा जाती हो वॉशरूम, 2 दफा को भी ज्यादा कह रही है तो वो तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना नहीं है ना। तो अगर वो 6 टाइम से ज्यादा जाती है तो वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, नकचूरिया है तो वो कहेगी हाँ मुझे रात को पेशाब आता है बार बार। लेकिन देखें अगर पेशेंट किसी वजह से उठती है और साथ में यूरिन भी कर लिया तो वो नकचूरिया नहीं है, बट ओनली ड्यू टू पास यूरिन मोर देन 1 टाइम उठना पड़ता है तो वो नकचूरिया है। ये पूछना पड़ेगा आपको, ठीक है। यूरिनरी सिम्टम्स पे आपका केस काफी हद तक जो है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो इसीलिए HUPI में एड्रेस कर रहे हैं। अगर लेट्स सपोज के इनकॉन्टिनेंस है तो फिर स्मॉल यूरिन या लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन पास करती है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाले छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा यूरिन निकलता है उनका ना, खांसी पे निकल गया, हंसने पे निकल गया, जबकि अर्ज इनकॉन्टिनेंस वालों का तो सारा एक ही दम निकल जाता है। और जो ओवरफ्लो ब्लैडर होता है उसमें भी ड्रिबलिंग होती रहती है, बट नो सेंसेशन, नो अर्जेंसी, तो ये सारा पूछे इनकॉन्टिनेंस में। और फिर अगर सिस्टोसील होगी तो पेशेंट को ये होगा कि मुझे पेशाब करने के बाद भी आता है, मुझे हेजिडेंसी फील होती है, या मुझे
लगता है मैं इनकम्प्लीट एम्पटिंग कर रही हूँ, अगर ये 2-4 बातें पॉजिटिव हैं तो समझ लें कि सिस्टोसील मिलने वाली है, ठीक है। और अगर सिस्टोसील नहीं भी मिलती डॉर्सल पे तो फिर सिम्स बना के देखें, कहीं ये तो नहीं है कि पोस्टीरियर एक्सेंट आपने मिस कर दिया, बिकॉज सिम्टम्स तो सिस्टोसील के हैं, ठीक है। तो पेशेंट को आपने अभी हाथ भी नहीं लगाया और आपको पता चल गया सिस्टोसील भी है और कितनी सवेयर है। लेट्स सपोज अगर सॉरी, एक क्वेश्चन डॉक्टर ईरा, अभी सिस्टोसील की आप बात कर रही हैं, ये ग्रेड्स ऑफ सिस्टोसील जो है, आप जिस तरह हम लोग सिंपल, यानी हमें थोड़ा सा नजर आ रहा है सिंपल माइल्ड सिस्टोसील, यानी बहुत ज्यादा बड़ा है वो मॉडरेट, तो हमने देखा हुआ है उसको मॉडरेट सिस्टोसील कहेंगे, लेकिन इसकी मेजरमेंट कोई इस तरह तो मेथड तो नहीं है, बुक में कहीं भी नहीं लिखा। देखें हम माइल्ड क्लिनिकल मॉडरेट हम ना क्लिनिकल जो है, क्लिनिकली हम क्लिनिकल स्टेजिंग करते हैं, वो होती है बीचम, और बीचम जो है डॉक्टर हीरा वो प्लीज इसको यूट्रो रिपीट वेजाइनल। कर दें। देखो हम क्लिनिकल क्लासिफिकेशन करते हैं ना जी। विदाउट यूजिंग एनी टूल, क्योंकि एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं है बेड एंड वॉकर करना या पॉक्यू करना, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने के लिए 30 मिनट चाहिए, इतने में तो आपका एग्जाम पूरा हो जाता है। तो यूजुअली हम बीचम करते हैं, आल तो ये एक्यूरेट नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, रिप्रोड्यूस करना मुश्किल है, लेकिन दिस इज द ओनली क्लासिफिकेशन विच कैन बी डन इन एग्जाम सिचुएशन, ठीक है। तो ये सिर्फ यूट्रस की नहीं है, ये विजाइनल वॉल की भी है, यूट्रो विजाइनल वॉल प्रोलैप्स क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। तो अगर इंट्राइटस तक यूट्रस आ रही है तो फर्स्ट डिग्री है, इसी तरह सिस्टोसिल आ रही है तो फर्स्ट डिग्री है, इसी तरह रेक्टोसिल आ रही है तो फर्स्ट डिग्री है, बाहर निकल गई है और रिड्यूस हो जाती है तो सेकंड डिग्री है, और रिड्यूस भी नहीं होती तो थर्ड डिग्री है, ठीक है। थैंक यू। ओके, तो जनाब अब अगर आप पेशेंट कहते हैं ना मुझे इनकॉन्टिनेंस है, तो फिर उसकी सेवेरिटी भी देखनी है, माइल्ड है या मॉडरेट है, सवेयर है, क्योंकि देखिए ना पेशेंट को थोड़ा सा भी हंसने पे यूरिन आउट हो जाता है तो फिर ये सवेयर है। अगर बहुत ज्यादा एब्डोमिनल एक्सर्शन पे उसको आउट होता है तो फिर ये नॉर्मल है या थोड़ा माइल्ड है, क्योंकि अगर आपने टीवीटी नहीं करना, ब्रश नहीं करना, तो ये जो माइल्ड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है इसके लिए तो आप उसको बता दो कि पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग ही कर ले, बट अगर सवेयर है तो फिर तो आपको समहाउ टीवीटी ब्रश करनी पड़ेगी, तो इट एक्चुअली इम्पैक्ट योर मैनेजमेंट। और कुछ बच्चे इतने जो है मासूम होते हैं कि इनकॉन्टिनेंस हमेशा बाय डिफॉल्ट वो लेवल्स में स्ट्रेस ही समझते हैं, ये हमेशा ऐसा नहीं होता, आल्दो कि कॉमन होता है, समटाइम सिर्फ अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी होती है या अर्जेंसी पॉजिटिव होती है तो मिक्स्ड प्रेजेंटेशन हो जाती है, उसमें आपने पहले यूटीआई को एक्सक्लूड करने के बाद ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करना होता है, फिर आप उसको जो है स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। और यहाँ इस पे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्जाम में रह जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं टीबीटी या बारिश कैलीज करेंगे, जबकि पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन होती है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर वाली होती है, उसमें तो आपने एंटी मस्कुलैरिक देने थे, उसकी तो मैनेजमेंट ही डिफरेंट है, उसकी कौन सा सर्जिकल है। तो इसलिए यूरिनरी सिम्टम्स जब पॉजिटिव आ जाए ना तो 1 मिनट 2 मिनट इस प्रेजेंटेशन को दो, ताकि इसकी बेस पे डिसाइड कर सको कि यूटीआई तो नहीं है, अगर इनकॉन्टिनेंस है तो वो कैसी है, सिस्टोसील के लिए कुछ क्वेश्चंस करें, ठीक है, और सेवेरिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस करें। एक मिनट, तो ये थोड़ा स्केच है किसी भी डॉक्टर प्लीज इस पॉइंट को रिपीट करिए, सिस्टोसिल इनकॉन्टिनेंस के लिए मेरा ये मिस हो गया। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन देखो अगर एक पेशेंट कहे ना मुझे यूरिनरी सिम्टम्स हैं तो फिर पूछें किस तरह के यूरिनरी सिम्टम्स हैं, फ्रीक्वेंसी ही है ज्यादा या नक्चूरिया है या अर्जेंसी है या इनकॉन्टिनेंस है, फनी FUNI फनी, सबसे पहले ये पूछ लें। अगर फनी है पॉजिटिव मतलब फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी नक्चूरिया इनकॉन्टिनेंस पॉजिटिव है तो मजीद क्वेश्चन पूछें कि स्ट्रीम कैसी है, धार कैसी है, इनकम्प्लीट एम्पटिंग तो नहीं है, हेजिटेंसी तो नहीं है, ठीक है। अगर वो कहती है हाँ मुझे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फिर पूछें उसका क्या ख्याल है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से कितनी दफा यूरिन करना पड़ता है, अगर 6 दफा से ज्यादा करना पड़ता है तो यस वो सही कह रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। रात को 1 दफा से ज्यादा उठना पड़ता है तो यस नक्चूरिया है। अर्जेंसी कैसी है, मतलब वॉशरूम तक जाते जाते होल्ड कर लेती है या जैसे ही ख्याल आया कि यूरिन पास करना है और यूरिन लीक हो गया, ठीक है। तो इसको फिर अगर अर्जेंसी है तो अर्जेंसी को कैटेगराइज करें
और अगर स्ट्रेस पे इनकॉन्टिनेंस है तो फिर इसको कैटेगराइज करें, बिकॉज इसी के बाद आप अपने मैनेजमेंट में शामिल कर सकते हो कि आपका मेथड ऑफ सर्जरी क्या होगा, सर्जरी करनी है कि सिर्फ गोलियां देनी है, या सिर्फ कीगल एक्सरसाइजेस करवा के भगा देना। ठीक है, और थैंक यू डॉक्टर हीरा। ओके, जब भी प्रोलैप्स के साथ सिस्टोसील के साथ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस आएगी तो ये वाजिब है आप पे कि आपने यूरोडायनेमिक्स करवाने हैं, चाहे होते हैं चाहे नहीं होते। ठीक है, वो एग्जामिनर कहेगा कि नहीं होते तो आप पे एग्जाम आइडियल सिचुएशन है तो आइडियली करवाने चाहिए। हाउएवर इन मैनी सेटअप्स ये नहीं होते, इसकी रीजन ये है कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर सिर्फ प्योर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, कोई सिस्टोसील नहीं है, कोई प्रोलैप्स नहीं है, तो फिर जरूरत नहीं है आपको यूरोडायनेमिक कराने की। आप सिर्फ क्लिनिकल बेस पे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को ट्रीट कर सकते हैं। इवन यू कैन डू सर्जरी एज वेल विदाउट डूइंग यूरोडायनेमिक्स। फर्स्ट टाइम पे ऐसा करते हैं, बट अगर सेकंड टाइम पे आती है और फिर वो फेल हो गई, सेकेंडरी सर्जरी करनी है या मिक्स प्रेजेंटेशन है या साथ में सिस्टोसील है, तो दे आर इंडिकेशन कि आपने यूरोडायनेमिक करवाने हैं, और उसमें भी सिर्फ सब्सट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री करानी होती है, पूरी नहीं कराते। तो डॉक्टर हीरा, इसका 3 days ब्लड डायरी मांग सकते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए? बिल्कुल, आइडियली तो मांगनी चाहिए, क्योंकि यूरोडायनेमिक्स फंक्शनल ब्लडर कैपेसिटी नहीं बताता, वो आपको ब्लड डायरी बताएगी। ठीक है, तो उसी की बेस पे आप फिल करोगे कितना भरना है पानी ब्लैडर में। लेकिन अगर पेशेंट एजुकेटेड नहीं है तो फिर रहने दें, क्योंकि वो उससे कौन सा मेंटेन होनी है। चलिए, आज कोई वॉलंटियर है? अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम सलाम मैम जी, यास्मीन जी। क्या हाल है मैम जी? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। मैम, आपने एक ऑडियो में कहा था कि मतलब मंथली भी ज्वाइन किया जा सकता है। आप तो कहती थी मतलब जो रिपीटर होते हैं ना, मतलब वाइवा के, तो उनको मैं असाइनमेंट्स देती हूँ, तो मंथली कोई है इस तरह का आपका? अभी तो नवंबर तक चलेगा, 30 नवंबर तक, ये जो करंट सेशन है जो 25 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद अगर कोई कंटिन्यू करना चाहे तो करता रहे हम, क्योंकि मेरे सेशन तो होते ही रहते हैं, तो फिर हम जी। फिर उसमें ये है कि आपको काफी डिस्काउंट हो जाएगा। नहीं, वैसे तो मैं लगी हुई हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस लगे रहो, हो ही जाएगा। हाँ जी, बस लगे हुए हैं लगी हुई हूँ मैम जी, रोजाना हिस्ट्रियाँ लिख रही हूँ मैं। अच्छी बात है, देखो पहला प्रैक्टिस कर स्टेप रही हूँ। लिखना ही है, पहला स्टेप तो हाँ लिखना जी, ही है। लिखते नहीं हो ना, फिक्रे ही नहीं बनते, आपको पता ही नहीं लगता बोलना क्या है। हाँ जी, आपके टेम्पलेट भी मैम बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह, मैंने वो भी ना अपने रजिस्टर पे बकायदा लिखे हैं। सही है, चलो गुड। अब कोई प्रेजेंट कर रहा है प्रोलैप्स? मैंने वो जिन्होंने एक अभी बात पूछनी थी छोटी सी। वो ना इंडस हॉस्पिटल हर जगह पे, मतलब हर हिस्ट्री में सुन रही हूँ इंडस हॉस्पिटल, क्या मतलब है इसका? जो नजदीक हॉस्पिटल होता है? तो तुम्हें लगता है इंडस शिबाज शरीफ हॉस्पिटल की बात हो रही है? नहीं 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 मैम जी, हर जगह पे इंडस हॉस्पिटल, मतलब जब भी कोई हिस्ट्री में सुनती हूँ ना अक्सर। रेफरेंस रेफरेंस कहते हैं ना, इंडेक्स, INDEX इंडेक्स, अच्छा अच्छा, तो उसका मतलब ठीक हो है गया। ABC हॉस्पिटल। ठीक है, मैम, हॉस्पिटल का नाम तो हमने पूछना होता है ना एग्जाम में, जो पेशेंट बैठा होता है? हाँ बिल्कुल, आपको समझ आ जाती है कि टर्शरी केयर में है या इधर DHQ या THQ में है। ठीक हो गया। टर्शी केयर से आए होते हैं वैसे तो मैम, पूछ लूंगी मैं इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, चले, जरकेश ने ज्वाइन कर लिया है। वैसे तो ये कहीं 10 बजे आऊंगी, अभी आ ही गई हैं तो फिर उनको पकड़ते। जी जरकेश, अनम्यूट योरसेल्फ। हमें पता है तुमने ज्वाइन कर ली है। नाम चेंज कर लेना तो फिर। मैम, जो आप 25 से ले रही हैं तो ये 1 मंथ का है? अप्रोक्सीमेटली 35 डेज का हो जाएगा। ओके। उसमें एक हम ना वो उसमें क्विक रहेंगे, थोड़ा सा क्विक रहेंगे, क्योंकि मेरा तो दिल है कि 2 केसेस डिस्कस हो, वो फिर
नंबर ऑफ वॉलंटियर्स पे डिपेंड करता है। वॉलंटियर्स नहीं होते भाई। देखिए अभी भी मैं बैठी वेट ही कर रही हूँ, नोबडी इज गोइंग टू प्रेजेंट, हालांकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैम मैं पूछ बिल्कुल नहीं, मैं ये मेरा दिल है कि क्योंकि ओपन हाउस है तो वो कैंडिडेट आए हैं जिनका एग्जाम में प्रोलैप्स आया था, या फिर एबीसी ग्रुप में वो प्रोलैप्स का केस चल रहा है जिसमें वो रिड्यूस नहीं हो रहा और बड़ा गंदा सा है। हाँ जी मैम, वो तो डरावना है। ड्रोना है, उससे भी ड्रोना नीचे है जिसमें वो पॉलिप भी साथ में आया हुआ है सर्विक्स का। डॉक्टर हीरा, वो पॉलिप होगा ये जो पोस्टीरियर है, वो हाँ भी वो पॉलिप मेसरेटेड है। है। हम्म। तो चलिए वही हम यूजुअल क्वेश्चन यानी स्लिट ही देखेंगे इन्वर्जन और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी ये सर्वेक्स के जो स्लिट है ऑब्वियसली सर्विक्स है तो प्रोलैप्स है, सर्विक्स नहीं है तो फिर इन्वर्जन है। इन्वर्जन है। सही, इससे आगे तो एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा, इससे आगे नहीं नहीं वो होगा। पूछ सकता है ना कि फिर क्या करना है, साउंड टेस्ट कर लेते हैं। साउंड चली गई तो इसका मतलब है कि प्रोलैप्स है। क्या है, हाँ प्रोलैप्स है। देखो बच्चों कुछ ना टिप्स हैं, अगर ये सर्विक्स नजर आ गई तो समझ आ गया प्रोलैप्स है, सर्विक्स नहीं मिली तो समझ आ गया इन्वर्जन है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इलोंगेटेड सर्विक्स है तो फॉर्निसिस जो है वो आपको मिलेंगे, डीप यूट्रस मिलेगी, स्पोर्टेड, और जो टोटल वजाइनल लेंथ है वो मिलेगी आपको नॉर्मल, ठीक है। इसका मतलब है कोई सिस्टोसील नहीं है और लेस लाइकली है कोई रेक्टोसील नहीं है, सिर्फ आइसोलेटेड सर्विक्स का जो इंफ्रा वजाइनल पार्ट है, मतलब जो वजाइना का पार्ट है वो ही ज्यादा हो गया ड्यू टू कंजेशन, ड्यू टू कंजेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर फॉर्निसिस जो है वो भी खत्म हो गए एंगल उनका, वजाइनल लेंथ भी कम हो गई है, सिस्टोसील भी साथ में आ रही है, देन इट इज लेस लाइकली elongated cervix than it is actually यूट्रोवजाइनल वेल प्रोलैप्स, ठीक है। तो ये मोटी मोटी सी होती है। दूसरा ये कि गार्टनर डक्ट सिस्ट तो नहीं, अब सिस्ट जो होती हैं वो रिड्यूस नहीं होती, अगर पेशेंट की हिस्ट्री में रिड्यूस करने की वो कह रही है कि रिड्यूस हो जाती है और आप भी रिड्यूस करने के लायक हो, तो उसका मतलब है कि ये सिस्ट नहीं है, चाहे वो डर्माइड है चाहे वो मेलिग्नेंसी है, मेलिग्नेंसी भी रिड्यूस नहीं होती। तो सर्विक्स की बेस पे आप बहुत सारे डिडीज को साबित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप इलोंगेटेड सर्विक्स और यूट्रोवजाइनल वेल प्रोलैप्स में ये जो फॉर्निसिस की बातें हैं, वजाइनल लेंथ की बातें हैं, एसोसिएशन ऑफ सिस्टोसिल की बातें हैं, इनकी बेस पे आप अपना डीडी प्रूव कर सकते हैं। अगर वो रिड्यूस नहीं हो पा रही उसकी बेस पे आप डक्ट या किसी भी सिस्ट को और मेलिग्नेंसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो डीडीज को एक्सक्लूड भी करना होता है, आल्दो जो यूवी प्रोलैप्स है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, लेकिन आप गायनी के केस में ना डिफरेंशियल्स पे समटाइम अच्छी खासी बहस हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो उस बहस में आपने वाइजली जो है पार्टिसिपेट करना है और मैम आप एक्सक्लूड थेरी करना में है साथ सबको। साथ कहती हैं आपने नोट्स बनाए, हाँ मैं थ्योरी में मैंने तो थेरी प्रोलैप्स फाइलें बनाई हुई हैं। चलो अल्लाह आपको कामयाब करे, बड़ी हार्ड वर्किंग है आप। डॉक्टर हिरा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा। हाँ जी जी नादिया। जी डॉक्टर हिरा, मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा प्रोलैप्स आया था प्रीवियस जो एग्जाम जो मैंने अटेम्प्ट किया था उसमें। तो पेशेंट की एज थी 45 इयर्स ओल्ड, समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वजाइना सिंस 2 इयर्स था, एंड इसकी जो थी ये सेकंड मैरिज थी। उसमें लास्ट बेबी बॉर्न वाज 7 इयर्स बैक। तो इसमें ये था, इसका मेन कंसर्न जो था इसमें यही समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वजाइना, शी फील डिफिकल्टी ड्यूरिंग वॉकिंग एंड ऑल दिस, एंड शी वांटेड डेफिनेटली ट्रीटमेंट। इसमें मैंने ये कि फिर मैंने इनफर्टिलिटी को मैंने टच नहीं किया क्योंकि पेशेंट का मेन कंसर्न तो वही था कि प्रोलैप्स ही है, तो जस्ट मैं इसे एज ए प्रोलैप्स ही लेकर चली। तो एग्जामिनर ने कहा कि मुझे कि आपने इनफर्टिलिटी को बिल्कुल टच नहीं किया बिकॉज हर लास्ट बेबी बॉर्न वाज 7 इयर्स बैक एंड दिस इज हर सेकंड मैरिज। तो इसमें हम क्या पूरा फर्टिलिटी को भी टेम्पलेट को लगाएंगे और पूरी जो इनफर्टिलिटी की जो लैब्स हैं वो भी हम मांगेंगे इसमें? नहीं, अगर पेशेंट कहती है मुझे कंसर्न नहीं है फर्टिलिटी में तो फिर आप नहीं करेंगे। देखिए ना स्टेप 3 में जब हम आए हैं तो हमने कुछ अपने पैरामीटर सेट किए हैं मैनेजमेंट के लिए कि प्रेगनेंसी चाहिए अगर रिप्रोडक्टिव ईयर है, 45 आल्दो लेट रिप्रोडक्टिव ईयर है, ठीक है, लेकिन पूछ लें प्रेगनेंसी चाहिए नहीं चाहिए तो वही बात समझ आएगी। इफ शी सेज चाहिए तो मैनेजमेंट डिफरेंट हो गई, अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए बट यूट्रस चाहिए
फिर मैनेजमेंट डिफरेंट होगी। अगर सिर्फ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहिए और शी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट फर्टिलिटी और अबाउट यूट्रस, तो फिर मैनेजमेंट डिफरेंट होगी। और कोशिश करें पेशेंट अपने मुंह से डिसाइड करे, क्योंकि प्रोलैप्स एक बिनाइन कंडीशन है, तो इसमें क्योंकि हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो पेशेंट जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी, उसकी मर्जी का प्लान नहीं होगा, वो फिर खुश नहीं होती। सही। और अगर जो प्रोलैप्स के साथ इरेगुलर पीरियड्स की इसकी हिस्ट्री हो, अगर हम फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर ही करें डेफिनेटली ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द वजाइनल हिस्टेक्टोमी, तो उससे पहले हम एंडोमेट्रियल सैंपलिंग प्लान करेंगे बिफोर द सर्जरी। बिल्कुल करेंगे। विद इरेगुलर पीरियड्स। देखो ना, हम वीएच करते हैं, हम वीएच करते हैं। लिसन जी डॉक्टर, अगर वैसे हम कर रहे हैं सर्जरी, तो उसकी तो वैसे हिस्टोपैथो तो जाएगी, तो अलग से हम सैंपलिंग ले उसकी जस्ट देखो, पर एक ये पेशेंट है, नो एक पेशेंट है जिसको एब्नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग है, बायोप्सी की कोई भी सजेस्टेड इंडिकेशन है कि 45 एज है, नीड सिर्फ एज ही इंडिकेशन है कि बायोप्सी करनी है, अगर एब्नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग है और उस पे एटीपी आ जाता है, तो आपने तो बीएसओ कर दी है, आपकी तो वीएच ही चेंज होगी। क्या ख्याल है, ओवरी को निकालना या नहीं निकालना, वो उसका अगर नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग है, एटीपी आता है, तो वो आगे के बीएसओ, हाँ इधर के हमें उफ्रेक्टमी करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि यंग एज में अगर यही केस अगर 35 हो विद इरेगुलर पीरियड्स और प्रोलैप्स के साथ हो, तो हम एंडोमेट्रियल सैंपलिंग जरूर करेंगे, बिकॉज अगर हम अगर यूट्रस निकाल रहे हैं तो वही कि बीएसओ रिटर्न करे ओवरी टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द अर्ली मेनोपॉज। देखो, अगर मैलिग्नेंसी भी आ जाती है ना, लेट्स सपोज मैलिग्नेंसी आ जाती है, जी आपने एब्नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग को लिफ्ट नहीं कराई, लेट्स सपोज केस रेट्रोग्रेड आ गया कि पेशेंट को एब्नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग थी, आपने वीएच कर दी और हिस्टोपैथोलॉजी पता चलता है कि भाई अब तो मैलिग्नेंसी है। एक मिनट, विजय टाइम क्या हुआ? 9 बजे। हाँ कहाँ थे हम, भूल गई सारा सीक्वेंस। हाँ हम थे मैलिग्नेंसी पे, तो कैसे ट्रीट करेंगे? चलें, बीएसओ तो की नहीं, हाउ यू विल प्रोसीड नाउ? क्या करें, अभी अंडरदानी अंदर पड़ी हुई है, अब मैलिग्नेंसी निकल रही है। में आ गई। जी आप सही कह रही हैं कि अगर हम एंडोमेट्रियल सैंपलिंग हम लेंगे तो हमें फ्यूचर जो प्लान है मैनेजमेंट का वो हमें डिफर करेगा। लास्ट में डेफिनेटली अगर एंडोमेट्रियल सैंपलिंग में मैलिग्नेंसी चाहिए तो हम डेफिनेटली ओविस को भी तो रिमूव करेंगे ना उसकी। नहीं, मैं तो मान लिया ना, आपको ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैंने कहा कि पेशेंट की कोइंसिडेंटली बायोप्सी पे एडिनो कार्सिनोमा आ गया, अब क्या करें? अब तो वीएच की हुई है और बीएसओ की नहीं, सेकंड सर्जरी करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर कोई और टोटका लगाएंगे? फाते बेटे आवाज कम करो, मैं क्लास ले रही हूँ। डॉक्टर आपका सवाल समझ में नहीं आया, काइंडली रिपीट करें। क्या हाँ मैं ये कह रही थी कि ना, एक पेशेंट है जिसकी वीएच कर दी, वीएच पे आपने देखा कि एडिनोकार्सिनोमा आया हुआ है, तो फिर अब क्या करेंगे आप? अब क्या ऑप्शंस हैं? बीएसओ नहीं हुई ना? डॉक्टर हेरा और अगर सी एंडोमेट्रियल में भी अगर इसमें तो हम फिर करेंगे ना बीएसओ, हम सेकंड सर्जरी, क्योंकि पेशेंट को रिस्क पर क्यों छोड़ेंगे हम उसको? तो कितना रिस्क है, कितने % मेट्स जा सकते हैं ओवरी में? परसेंटेज एग्जैक्ट तो नहीं याद मुझे अभी, पर आई थिंक एडिनोकार्सिनोमा है तो डेफिनेटली उसकी जो सम जो ओवरिन जो मैलिग्नेंसी होती है वो मे बी एंडोमेट्रियम ओरिजिन से डॉक्टर बहुत कम चांसेस होते हैं टू द ओवरी।
हाँ एग्जैक्टली कोई अंधी नहीं मचानी कि बीएससी करने के लिए जान लड़ा दें। आप उसका CA 125 करा लें, ठीक है, CT स्कैन करा लें। मोस्ट कॉमन मेट्स तो वजाइना और लंग में ही होते हैं ना, चेस्ट एक्सरे कराएं, प्रॉपर स्टेजिंग करें ना, MRI कराएं। होमवर्क पहले नहीं होमवर्क हुआ तो अब कर लेना, ठीक है। उसको फिर स्टेज करें, जो रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग हो सकती है जितनी पॉसिबल हो सकती है, चेस्ट एक्सरे MRI करा के। ये केस आ चुका है ना, इसलिए भी मेरे जहन में आ गया, तो मैं कह रही हूँ कि एक पेशेंट थी, VH के बाद आई है आपके पास कि मुझे तो मैलिग्नेंसी बताई है, ये मेरी रिपोर्ट है। तो ये भी तो केस आ सकता है। Obviously when I was preparing, the same case was came in Karachi and it was difficult one, but कुछ बच्चे पास हो गए, कुछ फेल हो गए, ज्यादातर फेल हो गए थे। अब बात से बात निकली है तो फिर मैंने सोचा कि कवर कर लेते हैं, तशनगी न रह जाए। ठीक है चलो किसी और तरीके से पढ़ते हैं। फिर क्या करें, प्रोलैप्स का केस था, VH हुई, BSO नहीं हुई, हिस्टोपैथोलॉजी के साथ आई है, आपकी OPD में बैठी हुई है, आज उसका 11वां दिन है और आप पढ़ रहे हो कि ये एडिनोकार्सिनोमा है। तो मुझे बताएं हाउ यू विल प्रोसीड ऑनवर्ड्स, मतलब फ्रॉम नाउ अब कैसे मैनेज करना है ये पेशेंट। हिस्ट्री में जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताएं, एग्जामिनेशन में जो कंसर्निंग पॉइंट्स हैं वो बताएं, इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक टू दिस केस कौन सी करवाएंगे वो बताएं, एंड देन बताएंगे कौन सी पॉसिबल मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं। चलिए ऐसे कर लें। हिस्ट्री पे क्या पूछना है इससे अब? मैम हाइपरटेंशन की हिस्ट्री लेंगे, डायबिटीज की हिस्ट्री लेंगे? जुबैदा इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले तो हमें नहीं, अपना स्टेप 1 पे आना है ना। पूछेंगे कि कोई इसके वैसे कोई सिम्टम्स तो नहीं है, लोअर एब्डोमिनल पेन, कोई प्रेशर सिम्टम्स, कोई सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री बताते, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, CA ओवरी, CA ब्रेस्ट, अगर यही पेशेंट 35-45 में है और उसके बाद एडिनोकार्सिनोमा से हो गया या CA एंडोमेट्रियम कोई फैमिलियल तो नहीं है उसमें, क्योंकि वो फिर हाई रिस्क हो जाएगी उसमें, तो फिर हमें BSO तो एनी हाउ करनी है, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं नादिया बचेगा। देखो, आपको तो डायग्नोसिस के साथ आई है। अब ये वो केस नहीं है कि आपने इसमें डायग्नोसिस बनाना है। अब ये वो केस है कि डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि सामने हिस्टोपैथोलॉजी आ गई है। जो हमारे पास यूजुअली एग्जाम केसेस होते हैं उसमें तो आपका ये आखिरी पॉइंट होता है ना कि हिस्टोपैथोलॉजी पे मैलिग्नेंसी आई है और आप MDD में ले गए। बट इस केस में आपका पहला पॉइंट ये है कि मैलिग्नेंसी प्रूव हो चुकी है। अब आप पे क्या कुछ चीजें हैं, अब तो सिर्फ मैनेजमेंट वाली बातें करनी है ना। साइंस और सिम्पटम्स ऑफ मैलिग्नेंसी, वेट लॉस, एपेटाइट। एग्जैक्टली तो आपने क्वेश्चन पूछने हैं कि पेशेंट का ECOG कैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कौन सी स्टेज बनती है इसकी, सेकेंडरी मेट्स किधर किधर है। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने ये सारी चीजें इकट्ठी करनी है। स्टेप 2 में फिर अगेन सारे रिस्ट्रिक्टर्स पूछ लें, जैसा कि आप पूछ रही हैं कि कोलोरेक्टल फैमिली ये वो, क्योंकि लाइकली पॉसिबल है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इसको बाकी फैमिली मेंबर्स को प्रिवेंट करना है। ठीक है, फिर आप इसको एग्जामिन करें, एग्जामिनेशन में प्रॉपर GP करें। अब मैलिग्नेंसी को ध्यान में रख के देखें कि एक्सिया तो नहीं है, लिम्फेडिनोपैथी तो नहीं है, चेस्ट क्लियर है, ब्रेस्ट में कोई लंप तो नहीं है, साइटिस तो नहीं है, वॉल्ट कैसी है, फेमोरल लिम्फ नोड्स कैसे हैं, कोई एडिमा तो नहीं है। ठीक है, और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन प्लान करें, स्पेसिफिक टू दिस केस कौन सी इन्वेस्टिगेशन बनती है। और हाँ, स्पेकुलम पे वॉल्ट देखें, वॉल्ट कैसी है, हेल्दी है कि नहीं है, या उस पर कोई ट्यूमर तो नहीं बना हुआ, मैस तो नहीं बना हुआ। लेस लाइकली है कि अभी 10 दिन में बन जाए, बट चूंकि मैलिग्नेंसी है तो बन भी सकता है। और हिस्टोपैथोलॉजी पे देखें ग्रेड क्या है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, मतलब ये चीजें आपके केस के मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी। फिर आपने बोंगिया नहीं मारनी है, बस स्पेसिफिक टू मैनेजमेंट बातें करनी है। और इन्वेस्टिगेशन पे फिर आप आ जाएं, MRI करा लें, MRI, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। इसका EA होना चाहिए, इसका VH हो चुका है कि इसका EA होना चाहिए। 125 का इसमें कहा था, उसकी क्या सिग्निफिकेंट है? अगर आप कह रही हैं कि ये डायग्नोस केस अभी CA एंडोमेट्रियम है और इसकी हमने क्या कहते हैं BSO अभी नहीं की है, और इसके आपने कहा था स्टेजिंग नहीं करनी, एंडोमेट्रियम स्टेजिंग CA नहीं करनी, 125 कराएंगे। स्टेजिंग नहीं करनी।
अगर ओवरी में मेट्स हैं तो कौन सी स्टेज का सी है, कौन सी इसीलिए एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी की डोमिनेंट स्टेज है? पेल्विस नहीं कराएंगे मैम, तो ये स्टेज 3 नहीं है। इफ आई से 3 है। स्टेज 3 की ट्रीटमेंट में एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी देंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है, वरना तो आपने वॉल्ट देनी थी, ब्रेकेथेरेपी करनी थी। इसमें स्टेज 3 में एक्सटेंडेड बीम रेडियोथेरेपी करते हैं ना। जी मैडम, ये तो फिर हाई रिस्क एक्सटेंडेड हो बीम, जाएगी ना। हाई रिस्क में यही है कि हम अगर आप कह रही है डिपेंड ना करती ओवरी है क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैं बता रही हूँ ओवरी इम्पोर्टेंट है। रेडियोथेरेपी। हाँ, अब इसकी सर्जरी नहीं करनी हमने, ठीक है। अब हम बाकी मैनेजमेंट जो है, क्योंकि एक पहले ही मैलिग्नेंट पेशेंट हो ना, तो उसमें सेकेंडरी सर्जरी और कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अगर रेडियोथेरेपी देनी ही है तो वो उस चीज को एड्रेस कर लेगी, ठीक है। जस्ट टू रिमूव नहीं करना। आपने वो सुना न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी का नाम? हाँ, तो रेडियो विद कीमो भी ये साथ में देंगे। नहीं, आपने न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी का सुना है ना? हाँ, कि न्यू जिस एडजुवेंट ट्यूमर पहले रह भी कीमोथेरेपी करके फिर जो है सर्जरी। देखो, ट्यूमर रह भी गया तो कोई मसला नहीं है कि न्यू एडजुवेंट कीमो दे दी, 6 साइकिल दे दी, रिग्रेस कर गया, तो सिमिलरली अगर इस पेशेंट की ओवरी रह भी गई है, ठीक है, तो आपने इसको एक्सटेंडेड बीम रेडियोथेरेपी दे दी, जस्ट लाइक न्यू एडजुवेंट रेडियोथेरेपी, तो रिग्रेस हो जाएगा। 3 कीमोथेरेपी वाली साइकिल दे के फिर रेडियो एज अ सर्जरी। नो सलमा, एंडोमेट्रियल कैंसर्स में कीमो नहीं होती। कीमो का रोल आता है एडवांस स्टेज में, एडवांस स्टेज होती है स्टेज 4 के बाद इसमें, या फिर सही है, नहीं रेडियो देने। डॉक्टर हाँ रेडियो का मेन रोल है। जी जी, जैसे ना मुझे समझ में नहीं आया, आपने कहा था कि इसकी ओवरीज नॉर्मल है ना, सी सिर्फ उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में उसकी ऐसी एंडोमेट्रियम आया है ना। अगर से नॉर्मल ओवरीज है तो हम इसकी रेडियोथेरेपी क्यों देंगे? हम जस्ट क्लोज फॉलोअप ही रखेंगे इसका, और इसकी सारी लैब्स और इसके जो है ना लिसन कार्सिनोमा के जो नादिया, जी एंडोमेट्रियल कैंसर सर्जिकल पैथोलॉजिकल कैंसर है, ओवरी नॉर्मल भी है पैल्पेशन पे, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसमें मेट्स नहीं होंगे? जी। जब हम वल्वल सीए को पढ़ते हैं उसमें लिखा नहीं होता कि अगर अपेरेंटली फेमोरल इंगुइनल लिम्फ नोड्स नॉर्मल भी हैं तो इसमें 50-60% मेट्स होते हैं। डू नॉट ऑप्ट दिस, आपने फिर भी बाइलैटरल लिम्फेडेक्टमी करनी है। जी जी, आप सीए 125 करवाएंगे इसका, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि उसका ट्यूमर मार्कर है ये, चलो मेट्स भी आए हैं ओवरी में, तब भी वो सीए 125 तो ज्यादा ही होगा ना। और फिर अगर ओवरी या में वाकई मेट्स हैं तो सीए 125 सीरियली ज्यादा होगा, ठीक है। तो उससे बड़ी हेल्प हो जाएगी हमने क्या करना है। लेकिन यू विल बी वेरी सेफ अगर आप द मोमेंट आपने हिस्टोपैथोलॉजी देखी, आपने कहा एडेनोकार्सिनोमा है ग्रेड 3 है, तो इसमें आप एमडीडी का लफ्ज इस्तेमाल करें, ट्यूमर बोर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करें, फिर बाकी काम करें, क्योंकि ये मैलिग्नेंसी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें ऑन्कोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, रेडियोथेरेपिस्ट है, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट है, ब्लड बैंक, मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होकर इस केस मैनेज करेंगे। मैम अगर मेड्स नहीं आते तो फिर इसमें फॉलो करेंगे उसको एमआरआई के थ्रू? देखो अगर एडेनोकार्सिनोमा आ गया है, एंडोमेट्रियल कैंसर आ गया है, तो ट्रीटमेंट तो स्टेज वाइज करनी है ना, सर्वाइवल रेट तो स्टेज वाइज बताना है, तो स्टेजिंग तो करनी है ना। और स्टेजिंग थी सर्जिकल तो नहीं कर पाए, तो फिर अब रेडियोलॉजिकल करेंगे। उसमें हमारे लिए स्टेजिंग में इम्पोर्टेंट है एमआरआई, ठीक है। और जो कि मोस्ट कॉमन मेट्स वल्वा और लंग्स में होते हैं, तो वजाइना और लंग्स में, तो वजाइना के लिए तो ईवीए कर लेंगे, हमें नजर आ जाएगा, हमने जब स्पेकुलम किया ईवीए किया कि इसमें मेट्स आए हैं या इन्वॉल्व है या नहीं। बाकी लंग्स के लिए चेस्ट एक्सरे हो गया, ठीक है। पेल्विक इन्वॉल्वमेंट के लिए अगेन हम देख लेंगे ओवरी इन्वॉल्व है या नहीं है, या C125 का क्या स्टेटस है। तो डॉक्टर बस तो इसका यही है कि हम एमआरआई करेंगे, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सेकंड स्टेजिंग लेप्रोटमी नहीं करनी इसकी बस, और एडजुवेंट की रेडियोथेरेपी पर रखेंगे पेशेंट को। नहीं नादिया, वी कैन डू दिस, हमने ट्यूमर बोर्ड में ले जाना है, तो पॉसिबल ऑप्शन ये है कि इफ वी आर नॉट डूइंग सर्जरी तो हम इसको रेडियोथेरेपी दे देंगे। अगर ये जरूरी है सर्जरी करना, ठीक है, तो फिर सर्जरी कर लेंगे, बट इट विल नॉट बी सोल आवर डिसीजन, it will be a board decision.
अच्छा बात लंबी हो जाएगी, छोड़ो, हमें प्रोलैप्स करना था, लेकिन अगर आपने सेकेंडरी सर्जरी करनी है तो वो आसान काम नहीं है मैलिग्नेंसी में, ठीक है। उसमें आपने पेशेंट का ईकॉग देखना होता है, परफॉर्मेंस स्टेटस देखना होता है, सर्जरी के लायक भी है कि नहीं। जब तक वो ऑप्टिमाइज नहीं होती वो कांट गो फॉर सर्जरी। अभी 11 दिन गुजरे हैं, हार्डली शी विल बी ऑप्टिमाइज्ड, और वो भी एडिनो मैलिग्नेंसी के बैकग्राउंड में, ठीक है। चलो छोड़ो, अब अगर कोई केस आ जाए रिट्रोग्रेड हिस्टोपैथोलॉजी पे आपके पास मैलिग्नेंसी का, तो टेक होम टेक्स्ट ये है कि आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो स्टेज रिलेटेड करने हैं कि क्या किस स्टेज पे है ये, ताकि आप उसकी डायरेक्ट मैनेजमेंट कर सकें। समटाइम ये भी होता है कि पेशेंट डायग्नोज के साथ ओवेरियन कैंसर होता है, 3 साइकिल कीमो लेने के बाद आया होता है फॉर इंटरवल डिबल्किंग। यहाँ से एग्जाम में केस आपके पास आता है और आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना होता है। और ये केसेस जो कि आपको प्रैक्टिस नहीं है ऐसे करने की, आपने तो वैसे ही मैस एब्डोमेन से स्टार्ट करना था, तो फिर आप के तोते उड़ जाते हैं ठीक है। तो इट्स क्वाइट सिंपल, थोड़ा सा माइंड को अलर्ट रखिएगा और वहीं से कैच कर लीजिएगा। तो ये ज्यादा अच्छा केस है क्योंकि इसमें डायग्नोसिस बनाना नहीं पड़ रहा, बना बनाया डायग्नोसिस आपके पास आ गया। इसमें बहुत सारी बातें होंगी और मैनेजमेंट वाली होंगी, तो इफ यू आर गुड इन योर थ्योरी एंड कॉमन सेंस है तो ये केस आराम से पास हो जाता है, क्योंकि इसमें वो बातें नहीं होती कि डीडी क्या है, हाउ यू विल जस्टिफाई डीडी 1 डीडी 2 डीडी 3, ठीक है। ओके अच्छा, जो केस हम अभी डिस्कस कर रहे थे, लेट्स आपको दिखाती हूँ क्योंकि काफी लोगों ने शायद वो देखा ना हो। मैं अपने अभी जो बच्चे पास हुए ना उनसे भी डिस्कस कर रही थी। ये वाला केस, हाँ ये नजर आ रहा है? जी मैम। हाँ ये वाला था, हाउ टू रिड्यूस दिस एंड वीएच करें डायरेक्ट या विद पहले पोलिपेक्टमी करें फिर वीएच करें या बायोप्सी लें, क्या लगता है इस किस्म के केस में जिसमें सर्वाइकल पोलिप भी प्रोलैप्स के साथ आया हुआ है बाहर, तो हाउ यू विल ट्रीट? पहले मैम बायोप्सी लेनी चाहिए वैसे। अच्छा बायोप्सी ले ली तो इससे वही अगेन यूट्रस निकालनी है नहीं निकाल, वो ओवरी निकालनी है नहीं निकालनी? नेट को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। अच्छा ये अल्सर, ये जो पोलिप है ये बिनाइन लुकिंग है या मैलिग्नेंट लुकिंग है? मैम मैलिग्नेंट लुकिंग है, इरेगुलर। नहीं बिनाइन, मुझे तो बिनाइन, क्योंकि सेंट्रल पे पेल है, पेरिफेरी पे वो है। क्या कह रहे हो? बिनाइन होगा आई थिंक। मैम ये तो मोस्ट लाइकली मैलिग्नेंट लग रहा है, इरेगुलर बिल्कुल पॉलीक्लोराइडल फ्लैशी। मैलिग्नेंट लग रहा है मैम। मुझे लगता है ये बिनाइन, देखिए इस किस्म के केस में एग्जामिनर फंसा है तो आपने इस केस हिस्ट्री नहीं है क्लास की, मैंने इसका मैंने इन्वॉल्व नहीं है सराउंडिंग चूहा। exclude malignancy after ये एक ना एग्जाम डेट होना चाहिए, यस भी नहीं नो कोशिश एग्जाम में बातें ना नहीं करें, पेशेंट को उसी को उसके ना आपने तो ना सेक्शन करूंगी और ना पढ़ूंगी, ठीक है। कहीं डिफिकल्ट लेबर थी, प्रोलॉन्ग थी और उसके बाद इसका स्टेट में सेक्शन हुआ है तो मैं इसको शॉर्ट
ट्रायल दूंगी, कोटी स्टैंड बाय रखूंगी। तो इस तरह की बातें करनी होती हैं, मतलब ना ना यस नो। तो मैं बाद में खाती जाना, मैं क्लास ले रही हूँ मेरी ना। इस केस में नहीं है, क्योंकि आप बीएसओ का डिसीजन आपने लेना है, तो इट्स बेटर डू बायोप्सी फर्स्ट, ठीक है। अच्छा बायोप्सी कर ली, बिनाइन आ गया, फिर क्या करें? डक्षीरा, अगर एज ज्यादा है 50 से अबव है, फिर भी बीएसओ करना चाहिए। नहीं, आप मेरी बात बताएं, आप बीएचओ होती है या आप हर एक की स्टेक्टमी करते हो? क्योंकि वीएच के साथ तो बीएसओ लेस लाइकली है, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। आपकी बात सही है, वेज के साथ हम कॉमनली तो मोस्टली तो नहीं करते, लेकिन इस केस ऐसे केस में अगर कुछ सस्पिशियस भी हो साथ में, तो आपने जब मैलिग्नेंसी रूल आउट कर ली, बायोप्सी कर ली, उस पर तो बिनाइन आ गया, फिर क्या करना है? फिर पॉलीपेक्टमी पहले करनी है या पॉलीपेक्टमी के साथ ही आपने वीएच कर देनी है? नहीं डक्षीरा, मैम पॉलीपेक्टमी के साथ ही पॉलीपेक्टमी वेज पहले करनी करते, है। पॉलीपेक्टमी पहले करें। You want to do polypectomy first and then you are going to perform VH, साथ के साथ कर दो एक ही सर्जरी के अंदर, मतलब एक ही क्लैंप के अंदर पॉलिप के साथ ही निकाल दो यूट्रस। देखिए मैं तो आपको एक सजेशन दे रही हूँ, मे भी मैं लेटर ऑन कहूँगी क्योंकि मैं तो आपकी ओपिनियन लेना चाह रही हूँ, क्या हम कर सकते हैं ऐसे? क्या मतलब फायदा क्या है पहले पॉलीपेक्टमी फॉलोइंग वीएच करने का या डायरेक्टली वीएच करने का विदाउट डूइंग पॉलीपेक्टमी? मैम पॉलीपेक्टमी और वीएच हम एक ही दफा प्रोसीजर करेंगे, इस वजह से व्हाई टू डू टू सर्जरीज। बायोप्सी तो आ गई है बिनाइन। मैं रही हूँ कि वीएच करोगे और पॉलिप तो साथ ही निकल आएगा, क्योंकि सर्विक्स तो साथ ही आ रही है, तो पॉलिप भी साथ निकल आया, या पहले पॉलीपेक्टमी करोगे? वीएच करेंगे साथ में ही मतलब हो जाएगी पॉलीपेक्टमी। नहीं फिर अगर वीएच कर रहे हो फिर तो जरूरत ही नहीं है ना पॉलीपेक्टमी करने की, पॉलिप तो वैसे ही यूट्रस के साथ अटैच है, मतलब सर्विक्स के साथ अटैच है, वो तो निकल ही आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कभी ऐसा किया है या आपके वार्ड में कभी ऐसा हुआ है? मैडम लेकिन अगर इसकी पॉलीपेक्टमी कर लेंगे तो हमारी विजन या हमारी फील्ड ज्यादा क्लियर नहीं हो जाएगी? जी जी मैम, फिर ये कि वीएस के लिए हमें थोड़ा क्लियर मिल जाएगा, तो वो हमारे प्रोसीजर थोड़ा इजी होगा और विद रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस हो गया। अगर हम यूज इतना पॉलिप को निकाल ही रहे हैं, तो जो क्लैंप अप्लाई कर रहे हैं वही टिश्यू प्लेन जो हमारे लिए फिर ज्यादा बेहतर रहेंगे। अभी ये रिड्यूस भी नहीं हो पा रहा, हाउ यू विल रिड्यूस इट? रिड्यूस नहीं होगा। क्या करेंगे? आपने कोशिश की रिड्यूस नहीं हो रहा, आप क्या करें? अब कोई जवाब तो दो। पैकिंग करेंगे और एस्ट्रोजन क्रीम, प्राइमरिंग क्रीम थोड़ा 2-3 दिन 1 वीक के लिए, फिर बाद में डायरेक्ट तो करेंगे वीएच। देखिए पहले डिसाइड कर लें कि विद पॉलिप आराम है तो ठीक है करें, और रिड्यूस नहीं हो रहा तो फिर
पैकिंग करें, ठीक है। पैकिंग शुड बी ये कम हो, इसका जो फुट एंड है वो रेस करें ताकि वो ये जैसे एडिमा रिलीव होगा तो लाइकली ये रिड्यूस हो जाएगा, नहीं रिड्यूस होता तो पोलीपेक्टमी करें एंड देन ट्राई टू रिड्यूस इट। और इसकी 2 हफ्ते पैकिंग करें, टिश्यू को हील करें, ठीक है, एंड देन गो फॉर बीएच। आराम से पॉलिप के साथ, जो कि लग नहीं रहा मुझे दिखने में। ज्यादा है तो फिर पोलीपेक्टमी होगी, मतलब ये सिम्टोमेटिक ही होगा ना, इतना बड़ा पोलीप है। तो अगर आपके एंडोमेट्रियल थिकनेस में कोई मसला नहीं है, नथिंग नो, तो फिर इजी है, पहले पोलीपेक्टमी फिर उसी एनेस्थीसिया में निकाल दें यूट्रस भी, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है एग्जाम में। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं जो है विद पोलिप हिस्टेक्टमी कर देंगे और अगर नहीं होती तो फिर मैं पोलीपेक्टमी कर दूंगा, तो कोई मसला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो सच बोल दें कि मैडम ऐसा केस कभी किया नहीं, ना देखा अभी तक। 4 साल की जिंदगी, कोई 14 साल की जिंदगी तो नहीं है वार्ड में, हर केस तो नहीं आता आपके इसमें, तो मैं देखा नहीं है, बट आई विल डिस्कस विद माय मोर सीनियर कॉलीग्स। अगर प्रॉब्लम होती है, ऑपरेटिव डिफिकल्टी होती है, तो हम पहले पोलीपेक्टमी कर देंगे, इसमें क्या है। अगर आराम से हो जाती है तो ठीक है, क्योंकि पोलीपेक्टमी करते हुए ब्लीडिंग होगी तो मैं नहीं चाहती मेरे पेशेंट का एचपी खराब हो। तो दोनों तरीकों से बात संभाल सकते हो आप, अपने एड्रेनलिन नहीं रिलीज कराने फजूल में, ठीक है। अच्छा देखो, प्रोलैप्स के केस में ना, अभी अगर पेशेंट है ना समथिंग कमिंग फ्रॉम विजाइना, मास कमिंग फ्रॉम विजाइना, 2 बातें पूछनी है उससे कि पेशाब कब किया था, और दूसरी बात कौन सी है? दूसरी कौन सी है? पैकिंग तो नहीं है अंदर, क्योंकि अगर पैकिंग अंदर है, वो जितने मर्जी स्क्वैटिंग पोजीशन में चले और उसको आप एक्सर्ट कराओ, उसका प्रोलैप्स बाहर नहीं आएगा, बिकॉज पैकिंग है अंदर। तो काम शुरू करने से पहले ही पूछ लो यूरिन कब पास किया था और पैकिंग तो नहीं है, तो इट विल मेक योर लाइफ मोर इजी। वो हफ्पड़ दप्पड़ नहीं बचती फिर। अगर पैकिंग है तो पहले पैकिंग निकाल दो, उसे बता दो मैं कर भी दूंगी पैकिंग। और हमेशा जो है ना, एक एक्स्ट्रा पैकिंग अपने उसमें रखा करें, टूल बॉक्स जो होता है आपका, क्योंकि देखें ना, एथिकली आप पैकिंग निकाल रहे हो तो फिर करनी भी चाहिए आपको। अच्छा, एग्जामिनेशन के पॉइंट्स बता दें, कौन कौन समराइज करेगा? जी डॉक्टर मदीहा, पिछला केस तो काफी अच्छा था आपका, आज आप बात नहीं कर रही। जन्नत, मोमल, सबा, सलमा। मैम मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ में आया, मैंने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि प्रोलैप्स का कोई केस होता है तो आप उसको उसका एग्जामिन कैसे करते, एग्जामिनेशन चलो बताते कैसे हो? मैम मैम इंस्पेक्शन से शुरू करते हैं। वल्वा देखेंगे कि वल्वा लुक्स हेल्दी है, मतलब यंग पेशेंट है तो उसमें बताएंगे वल्वा लुक्स हेल्दी विथ स्कैंटी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर मेनोपॉजल पेशेंट है
तो एट्रोफिक अगर नजर आ रही है, स्कैंटी है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मैम जो प्रोलेप्स नजर आ रहा है हम उसके बारे में बताएंगे कि ग्लोबुलर मास है और सर्विक्स नजर आए तो बताएंगे सर्विक्स सीन एट द लेवल ऑफ द इंट्रोइटस और आउटसाइड द इंट्रोइटस, एंड उस पे जो अल्सर वगैरह अगर प्रेजेंट है तो वो बताएंगे। और मैम मैं बताऊं? मैम इंस्पेक्शन का मैम इंस्पेक्शन पे उससे इनकॉन्टिनेंस के लिए कॉफ करवा के देखेंगे। मैम हम कहेंगे कि stress incontinence was not demonstrated due to empty bladder. On inspection, vulva normal looking with a lump of 3 to 3 centimeter जो भी lying outside the introitus, and there was a heel ulcer on the interior lip of the cervix. या नहीं है तो नहीं बताएं. Perhaps may taken fixed and dried. On palpation, it was a second degree UV prolapse, and in Sims position there was marked cystocele and mild rectocele and no enterocele. मैंने ऐसे याद किया। कोई बात नहीं, लेकिन दो तरीके से ना एग्जामिनेशन बताना होता है। एक में आप बताते हैं क्लिनिकल इंप्रेशन दे देते हैं जस्ट, ठीक है, और एक में आप ना फाइंडिंग्स बताते हैं और फिर उसके बाद आप क्लिनिकल इंप्रेशन देते हैं। तो अगर आपके पास टाइम सही है, क्योंकि 8 मिनट में इतनी लंबी हिस्ट्री सुनानी है, फिर एग्जामिनेशन सुनाना है, तो फिर वो मैनेज नहीं होता, टाइम आप पे जाया होता है। तो फिर आप डायरेक्टली बता दें कि सेकंड डिग्री यूट्रोजनल वाल प्रोलैप्स, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नॉट डेमोंस्ट्रेबल, अल्सर है, लाइकली डिक्यूबिटस, ठीक है, रेक्टोसिल और सिस्टोसिल पे कमेंट कर दिया, दैट्स ऑल। हाँ, इफ यू हैव गुड टाइम तो फिर बेहतर ये है कि आप ऑपरेटिव फाइंडिंग्स बताएं, ठीक है। ऑपरेटिव मैम ये हम फाइंडिंग्स जैसे नजर जी मैम कह रही हूँ कि अगर हमें ऑपरेटिव फाइंडिंग्स नहीं, मतलब एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स डिटेल में बताएं। एग्जामिनेशन जब बताते बॉडी हैं वगैरह पे कोई कमेंट, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, कोई कमेंट ना करें, डेफिशिएंट है तो फिर बता दें डेफिशिएंट है। पेल्विक फ्लोर मसल्स की टोन और स्ट्रेंथ वगैरह चेक करनी होती है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, अगर स्ट्रेंथ कम है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, वीएच नहीं करोगे, और स्ट्रेंथ अच्छी है तो फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब बोथ सिचुएशंस में जस्ट आपका टाइम जा रहा है, एग्जाम में टाइम नहीं होता। लाइकली स्ट्रेंथ बुरी है अगर सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री है, मॉडरेट अगर सेकंड डिग्री है, अच्छी है अगर फर्स्ट डिग्री है। कॉमन सेंस भी यूज कर की जा सकती है। मैम ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हम रिड्यूस करके फिर बताते हैं या फिर जो है ऐसे हम डेमोंस्ट्रेट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट को आपने स्टेप 1 पे सारी एग्जाम वो प्रेजेंटेशन पूछी, स्टेप 2 पे रिस्क फैक्टर्स पूछे, फिर आपने उसको जीपी किया, ठीक है, वाइटल्स देख लिए, ब्रेस्ट देख लिया, थायराइड देख लिया, और डेंटल हाइजीन। जो स्पेसिफिक टू प्रोलैप्स केस है वो ये है कि पेशेंट की न्यूट्रिशन कैसी है और इसकी जो है टिश्यू कैसा है ओवरऑल। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वॉल्ट तंग नहीं करना ज्यादा। फिर आपने जो है लोकल एग्जामिनेशन करना है। लोकल एग्जामिनेशन में वो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन वो सब चीजें मैं नहीं बता रही, जस्ट स्पेसिफिक बता रही हूँ। अगर वो कह रही है मुझे पैकिंग की हुई है तो पैकिंग निकाल दें, उसे कहीं कफ करे, कफ करने पे मैस बाहर आ गया, लेट्स सपोज, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी साथ देख ली, ठीक है, और स्लिट लाइक ओपनिंग देख ली, समझ आ गया कि यूवी प्रोलैप्स है, कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है। आप ग्लव्स पहने हुए हाथों से उस वो जो मैस आया ऑब्वियसली यूट्रस ही आई है, उसको उठाएंगे तो नीचे से देख लें कोई अल्सर तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आप का ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्लियर है, वहाँ कोई अल्सर नहीं है, तो आप पेप्समेयर ले लें, ड्राई है तो थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन डाल लें, और फिर आप उसको जेंटली रिड्यूस कर दें। रिड्यूस करने के बाद दोबारा उससे कहें कि कफ करे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए, और आप पहले ही पूछ चुके थे जब कि यूरिन कब किया है, भरा हुआ या नहीं हुआ। अगर वो कहे मुझे किया भी हुआ है तो देखो, अगर फ्रैंक सिवियर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो रेजिडुअल यूरिन तो है ना, इनका ज्यादा ही होता है 100 तक, तो उस पर भी पॉसिबल है, मिल जाती है। और अगर नहीं मिलती तो चूंकि यूरिन वो कह रही है कि मेरा ब्लैडर एम्प्टी है, तो इसके बेस पे आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं है। अगर वो हिस्ट्री में दे रही है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो उसका मतलब है बस है, और आप फिर ऐड करें कि
At the time of examination, stress incontinence was not demonstrable because her bladder was empty. However, I would, as history is suggestive of stress incontinence, so I would like to re-examine my patient when bladder will be reasonably filled. ठीक है, then मैं इसको कर लूंगी. इसके साथ ही जो है, जब आपने इसको रिड्यूस किया था तो फिर आपने बायमैनुअल कर लिया. बायमैनुअल की जस्टिफिकेशन ये होती है कि इससे आप जो है यूट्रस का साइज कंफर्म कर लेते हो और फार्नेसिस देख लेते हो. अब देखें यूट्रस आपके सामने पड़ी है, प्रोलैप्स देख रहे हो ना, अगर वो सेकंड डिग्री है, सामने पड़ी हुई है, ठीक है, तो साइज तो आपको पता ही है ना. तो स्कैन जब आप मांगो तो फिर यू कैन ओमिट साइज एज वेल. अगर आपके मुंह से निकल भी गया है कि मुझे यूट्रस का साइज चाहिए, तो फिर आप एग्जामिनर कहे कि वो तो आपने देख ही लिया, सामने ही तो था. स्कैन पे क्या होगा जब एक चीज सामने बाहर पड़ी हुई है, तो आप कहते हैं जस्ट वांट टू कंफर्म, बस सॉरी मैडम. तो वहां आपने बोंगिया नहीं मारनी, जस्ट स्टोरी बोलें और आगे अपना केस लेके जाएं. अच्छा, पैल्पेशन पे जब आप कर रहे थे ना, पैप्समेयर ले रहे थे, पैप्समेयर के फौरन बाद है ना, आप अपनी दोनों फिंगर्स को मीट करके देखें. अगर वो प्रोलैप्स या मैक्सिमम जो भी मैस बाहर आया हुआ है उसके ऊपर मीट कर जाती है, फंडस के ऊपर, तो फिर बेसिकली ये प्रोसिडेंशिया है या थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है. ठीक है, तो प्रोसिडेंशिया थर्ड डिग्री का पता इंस्पेक्शन पे नहीं लगता, पैल्पेशन पे लगता है. बाकी क्या था इसमें, वॉल्ट प्रोलैप्स में पैप्समेयर लेना होता है? आप बताएं, आप अपना कमेंट करें ना, फिर मैं करती हूँ. अगर कोई लेना चाहिए मैडम. रिस्पेक्टेड सीन वगैरह का या कोई इस तरह का पहले था? नहीं, अगर पेशेंट की लेना एज 64 है और उसकी नॉन इन्वेजन पेस्टेक्टमी हुई है और फॉलो अप पे रही है, तो फिर जरूरत नहीं होती. 100% पेशेंट हमारे तो कोई फॉलो अप पे होते ही नहीं है, तो इसलिए ले लें वाल्ट्समेयर. जिसका कभी जिंदगी में नहीं हुआ, वो चाहे 90 साल की भी है, उसका वाल्ट्समेयर लेने में कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. या मैम ये कह सकते हैं कि as my patient is 70 years old, but if you want for demonstrative purpose I can take the pap smear. ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर से कि अब इसका बनता तो नहीं है. क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? इसका जिंदगी में कभी नहीं हुआ, वो उस पर तो फॉलो अप नहीं आता. फॉलो अप में तो वो पेशेंट आती है जो 65 तक 3 ईयरली करवाती रही है. जो जिसने कभी भी नहीं कराया, वो तो 90 साल की भी हो, जब आएगी तो एक दफा तो करना है. ठीक है. और इसमें डिफरेंस क्या होता है डॉक्टर? वॉल्ट का स्मेयर लेने में मैंने तो कभी लिया नहीं, कुछ भी डिफरेंस, जैसे सर्विस लेते हो वैसे ही ले सकते हो. आप एग्जामिनर से पूछ लें, मैडम आई एम टेकिंग वॉल्ट स्मेयर फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. एग्जामिनर कहे ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, तो आप कहें मैडम बाय गाइडलाइन इट इज इंडिकेटेड एज वेल, क्योंकि कभी भी नहीं हुआ और इसका कभी भी वॉल्ट स्मेयर का एक दफा तो नहीं चाहिए. और जिस तरह सर्विस से लेते हैं इसी तरह वॉल्ट से भी लेना होता है मुझे, क्योंकि किसी ने कहा था कि स्पैचुला भी डिफरेंट होता है. स्पैचुला तो डिफरेंट होता है पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट का, प्री मेनोपॉजल का. ठीक है, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन जोन भी डिफरेंट होता है, प्री मेनोपॉजल का, पोस्ट मेनोपॉजल का. वो तो बड़ी अलग बहस है, वो तो टॉक्स के लिए तैयार भी करना चाहिए आपको. वैसे वाल्ट के लिए जो हमें नोकीले किस्म के नहीं चाहिए होते, और हमें बुर्श भी नहीं चाहिए खास. बुर्श ले सकते हैं, मतलब सिंपल बुर्श, टाइटो बुर्श या सिंपल राउंडेड स्पैचुला, क्योंकि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कोई जोन है जिसको अंदर या उसकी टाइप्स वगैरह कोई मसला. सिर्फ सर्विक्स का मसला नहीं है, इनमें विंशिन भी तो होते हैं ना. आप जो हाँ वॉल के अलावा वो वेजाइनल मैलिग्नेंसीज और जो वल्वल मैलिग्नेंसीज हैं, वो भी HPV उनमें 1/3 2/3 हिस्सेदार होता है. तो जिस पेशेंट का कभी भी नहीं हुआ, बेहतर आप ले लें. आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. अगर आपने नहीं लेना तो इसकी इंडिकेशन ये नहीं है कि पेशेंट की 70 ईयर ओल्ड है, इसका मतलब ये है कि आपका दिल नहीं कर रहा. आपको 200% यकीन है कि इसको विन नहीं है और वेजाइनल मैलिग्नेंसी हो नहीं सकती, और जो कि आप कभी भी अपनी जिम्मेदारी लेंगी, आप लेंगी अपनी जिम्मेदारी 200% तक कि इसको विन नहीं हो सकता या वैन नहीं हो सकता. एक तो नुकसान उसने किया कि
उस यूनिवर्सल पेप्समेयर पे उसको होना चाहिए था, वो नहीं गई, पूरी जिंदगी नहीं कराया। दूसरा नुकसान आप कर रहे हो बाय डिफॉल्ट। बेनिफिट आप डाउट भी दो तो प्रश्न के फेवर में दो, ताकि वो एक्चुअली पिक तो हो जाए जल्दी। क्लियर हो गया? हम चले आगे। जी यस मैम। तो बच्चों पहले क्या करना है, हमने पेशेंट से कहना है कि यूरिन कब पास किया और पैकिंग तो नहीं है, ठीक है। और प्रोलैप्स जो है अगर सामने नजर आ रहा है तब भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए कहना है उसको कि कफ करे और देखें लीक तो नहीं हो रहा। अल्सर के लिए देखें, स्लिट लाइक ओपनिंग देखें, ठीक है। अल्सर है तो बताएं कि पोस्टीरियर लिप पे, एंटीरियर लिप पे है, वेल डिफाइंड मार्जिन है, इरेगुलर है, बेस कैसी है, ठीक है, शक्ल कैसी है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है। डायमेंशंस पे कमेंट करें और उसके बाद दोनों फिंगर्स को मीट करें ऊपर की तरफ, ताकि आप रूल आउट कर सकें कि ये 2nd डिग्री है या 3rd डिग्री, क्योंकि इसका डायग्नोसिस सिर्फ पैल्पेशन पे ही होगा। फिर रिड्यूस कर दें, रिड्यूस करने के बाद दोबारा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखें, क्योंकि समटाइम जब प्रोलैप्स बाहर होता है तो सिस्टोसील वो किंकिंग हो जाती है ना, अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है भी तो नजर नहीं आती। जब आप इसको रिप्लेस कर देते हो, करेक्ट कर देते हो किंकिंग को, तो फिर वो एविडेंट हो जाती है। और थर्ड कंडीशन ये है कि ब्लैडर सही नहीं भरा हुआ था, तो फिर आप कहेंगे मैं इसको दोबारा चेक करूंगी, क्योंकि हिस्ट्री पे उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पॉजिटिव है, ठीक है। और उसके मुताबिक फिर मैं अपना सर्जिकल मैनेजमेंट ऐड करूंगी। अगर अगर आप ये लफ्ज बोल देंगे तो फिर आराम से फिर आप जब मैनेजमेंट में जाएंगी तो आप बोलेंगे कि आई विल प्रोसीड एज पर माई क्लिनिकल डायग्नोसिस। और क्लिनिकल डायग्नोसिस में तो जो उनके सिम्टम्स थे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के, तो लाइकली साइन भी होगा जब आप दोबारा देखेंगे, तो आप कर दें टीबीटी या बर्श व्हाटएवर सूट्स, ठीक है। और अगर पेनियल बॉडी डेफिशिएंट है तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेवल 3 का डिफेक्ट है ना पेनियल बॉडी, इसको ठीक नहीं करोगे तो रेक्टोसील ठीक नहीं होगी अगर रेक्टोसील है। ओके, और कोई एनी अदर क्वेश्चन नहीं? तो एग्जामिनेशन देख लीजिएगा, डॉक्टर रिहाना का भी अच्छा है वो आपके ग्रुप में, या डॉक्टर रुबीना सुहेल का भी, दोनों को मिक्स करके जो आपका अपना बनता है वो बना लें हमें, जैसा मैंने बताया, तो वो भी ठीक है। हाँ, ये होता है कि प्रोलैप्स के केस में ना, वॉल्ड प्रोलैप्स में लोग कहते हैं कि सिम्स ना बनवाएं, क्योंकि सिम्स हम बनाते इसीलिए हैं कि इंटेरोसील है या नहीं, और वॉल्ड प्रोलैप्स में बाय डिफॉल्ट इंटेरोसील होती ही है। तो इसमें भी 2 स्कूल ऑफ थॉट है, नहीं करनी तो ना करो सिम्स। देखो अगर टाइम है ही नहीं, कर भी नहीं सकते, तो फिर कहो मैडम चूंकि वॉल प्रोलैप्स है इसलिए तो इंटेरोसील होनी थी, इसलिए मैंने इसका डॉर्सल नहीं किया। ये तो आपका निकम्मापन है ना कि टाइम मैनेज नहीं किया आपने। अगर टाइम है आपके पास तो फिर वॉल प्रोलैप्स में भी सेम्स पोजीशन बना लें, क्योंकि इसकी सर्टिफिकेशन ये पॉसिबल है कि आप ये कह सकते हो कि इंटेरोसील तो है बट आई जस्ट वांट टू क्वांटिफाई कितनी है, ठीक है। तो ये दोनों आप इन दोनों को संभाल सकते हैं। सम टाइम ये होता है कि प्रोलैप्स नजर ही नहीं आता, पेशेंट तो कहती है मुझे माहिर आता है मैथ्स, बट सिस्टोसिल इतनी बड़ी होती है कि उसकी वजह से बेचारा ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा होता है, तो सिस्टोसिल को रिड्यूस कर दें जब सिम्स बना रही होती है इंटीरियर स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स से, फिर कफ कराएं तो फिर आपको सर्विक्स नजर आ जाती है, ठीक है। इफ यू आर गुड एंड एक्सपर्ट इन प्रोलैप्स एग्जामिनेशन तो आप सिम्स में भी पेप्समेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि समटाइम अगर 1st डिग्री प्रोलैप्स है, सर्विक्स बाहर नजर नहीं आ रही, तो फिर तो आपने डॉर्सल में लिया ही नहीं पेप्समेयर, और उसमें आप सिम्स पोजीशन भी नहीं, वो कस्कोस भी नहीं डालते, क्योंकि बाद में तो आपने सिम्स स्पेकुलम डालना है। 2 स्पेकुलम लाइक नहीं किए जाते कि एक प्रोलैप्स के केस में 2 स्पेकुलम यूज हो, मतलब कस्को भी और सिम्स भी। और कस्को करने की रीजन ये होती है कि आप पेप्समेयर लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, तो फिर आप कह दें कि मैडम आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस small sized Cusco just to take pap smear because I am not expert enough to take pap smear with Sims speculum. However, this is not our routine what practice to do to use 2 speculums in prolapse case. तो आपने खुद ही मसला हल कर दिया, एक जंग शुरू होने से पहले ही आपने बंद कर दिया, ठीक है। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम वो मैंने आपसे पूछना था कि हम ऑडियो बना के कहाँ पे सेंड करें, कोई ऐसा होना चाहिए ना, मतलब कि हम लोग अपने केसेस तैयार करके ऑडियो बना के सेंड करें, एबीसी में बोलने कर की दो प्रैक्टिस यार, हो जाती है। हाँ एबीसी में, एबीसी में एबीसी में मैं उनको देखता भी नहीं है, नहीं, मैं सुन ही लेती हूँ। सुन आप फिर लेती जाते थी। हो मैंने प्रोलैप्स का जो है ना आपको सेंड किया था। अच्छा केस होता है तो कोई मसला नहीं है, बुरा हो तो फिर मैं सही करा देती हूँ। ठीक, फिर क्या करती है?
फिर कमेंट कर देते हैं, ठीक कर लो। अच्छा अच्छा, हाँ मैम आपने कोई कमेंट नहीं, इसका मतलब मैं ठीक था। यार सच मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। प्रोलैप्स का है मैम जी, वो मैंने सेंड किया हुआ है, उसके अंदर है मीडिया में, म्यूजिक चलो में। देख लेंगे, देख लेंगे। डॉक्टर नशाबा ने भेजा हुआ है अभी कोई केस ना, मैंने उनको बोला ज्वाइन कर लें, हम डिस्कस कर लेते हैं। यही वाला जो रिड्यूस नहीं हो रहा, वो बड़ा गंदा सा है ना, फर्स्ट है, काफी सारे अल्सर बने हुए हैं और सर्विक्स नजर नहीं आ रही, होएवर लगता है ये कि है तो प्रोलैप्स ही। अच्छा, एक दफा ना मेरी एक कैंडिडेट बता रही थी कि प्रोलैप्स रिड्यूस ही नहीं हुआ एग्जाम के दौरान, तो एग्जामिनर ने कहा करो रिड्यूस, और वो तो हो ना, वो दर्द हो से, तो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कैसे रिड्यूस करोगी, तो फिर मैं चुप हो गई, मेरा क्वेश्चन ड्रॉप हो गया। तो फिर इसलिए भी मैंने एम्फेसाइज किया कि अगर रिड्यूस नहीं भी होता तो आप कहें कि मैं इसका फुट एंड रेज कर दूंगी, एडिमा कोल्ड स्पॉन्जिंग या पैकिंग के थ्रू रिड्यूस करूंगी। आप एक्राफिन फ्लेविन की जो स्पॉन्जेस यूज करें ना, तो वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, एडिमा अब्सॉर्ब कर लेते हैं, कम कर देते हैं, और वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो जल्दी वो रिड्यूस हो जाता है। और इसका वैसे अल्सर बनता क्यों है प्रोलैप्स? डॉक्टर हीरा क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं? पैकिंग एक्रोफ्लेविन से या किसी भी ऐसे सोल्यूशन से जो कि हाइग्रोस्कोपिक हो, लाइक एडिमा को रिड्यूस करे, वाटर को एब्जॉर्ब करे। कुछ लोग मैक्सल्फेट भी की पट्टियां भी कर देते हैं, उससे भी हो जाता है। ठीक है, या सिंपल ठंडे पानी की पट्टियां भी कर दो तो सोजिश कम हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर फिर भी रिड्यूस नहीं होता तो फिर आप कहें कि मैं अंडर एनेस्थीसिया रिड्यूस करूंगी। धींगा मुश्ती ना करें उसके साथ ही। अच्छा, समटाइम ये होता है कि प्रोलैप्स बाहर ही नहीं आता, ना पैकिंग होती है अंदर फिर भी बाहर नहीं आता, फिर आप पेशेंट को कहें थोड़ा चल फिर ले, 1-2 चक्कर लगा ले, लेकिन ये नहीं कि वो 2-1 घंटे के लिए बाहर भेज दो उसको। ठीक है, तो कहीं जितना जोर लगा के देख लें, फिर ये भी पूछ लेंगे देखें कितना जोर लगाती हैं कि ये बाहर आता है। मतलब एक पेशेंट कहे कि मैं सारे दिन चलती फिरती हूँ, शाम को बाहर आता है, तो फिर तो आप एंटिसिपेट करें ना कि अब सारे दिन तो आप नहीं घुमा सकती हैं उसको, फिर एंटिसिपेट करें कि मैडम अकॉर्डिंग टू माय पेशेंट प्रोलैप्स जो है वो सारे दिन इतनी 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 विगरस एक्टिविटी के बाद बाहर आता है, एंड नाउ दिस इज टाइम, दिस इज इनसाइड, and the effort she is putting right now less likely evident हो, because वो इतनी अमाउंट में नहीं है जितनी अमाउंट में इस प्रोलैप्स को आने की, बाहर आने की आदत है। तो आई विल प्रोसीड विद माय क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो कि हिस्ट्री बेस्ड है। हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस तो बन गया ना, क्योंकि वो कह रही है कि मैस बाहर आता है, मुझे हाथ से अंदर करना पड़ता है। ठीक है, या फिर कहें आई वुड लाइक टू री एग्जामिन एट सम अदर टाइम ऑफ द डे व्हेन प्रोलैप्स विल बी एविडेंट। एक चालाक बच्चा प्रोलैप्स के केस में ना फेल नहीं होता। चालाक बच्चा, मैं ये नहीं कह रही बहुत पढ़ा लिखा बच्चा, बहुत पढ़ा लिखा बच्चा अगर मासूम भी है तो फेल हो सकता है। इस केस में थोड़ी सी कॉमन सेंस भी चाहिए। ओके, अब हम सर्जरीज की क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, एक पेशेंट है 39 ईयर ओल्ड, सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स, और इसको है जनाब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ग्रेड 2। मुझे इसकी मैनेजमेंट बताएं। मैम मेरा प्लीज दोबारा ये सिनेरियो रिपीट करें। ओके, 39, ठीक है, सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स प्लस स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मॉडरेट। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिपेंड करती है प्रेगनेंसी चाहिए, यूट्रस चाहिए, या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, प्रेगनेंसी चाहिए तो पेसरी, ओके, यूट्रस चाहिए तो सैक्रो स्टेरोटैक्सी। डेफिनेटिव चाहिए, यहाँ मसला आ जाता है। 39 पे वीएच करना अच्छी बात तो नहीं है, यहाँ थोड़ा सा सर खपाएं उसके साथ। ऐसे कहीं देखो तुम्हारी उम्र तो कम है, तुम्हारी बच्चेदानी अगर हमने निकाल दी ना तो अंडेदानी वक्त से पहले खत्म हो जाएगी, फिर आपकी हड्डियां
खराब हो जाएंगी, जिस्म खुश्क हो जाएगा, शोर से मिलने में मसला होगा। वो कहती है नहीं, मैं ये प्रॉब्लम अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर सैक्रोसेरोपेक्सी। वो कहे नहीं भाई मैं दोबारा नहीं आ सकती, आपने तो बोला सैक्रोसेरोपेक्सी में 10% फेलियर रेट है, हमें ये भी नहीं लेना, मैं तंग हूँ अपने इस सारी बकवास से। तो फिर VH कर दो, ठीक है। अब जनाब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए क्या करें? अगर आप BH कर रहे हो तो फिर आप TVT अरेंज कराओ। अगर आपके पास TVT अरेंज नहीं होती तो फिर आप इसकी TH करके बश कर दें साथ में, बराए मेहरबानी, ठीक है। अब देखिए TH और VH में जमीन आसमान का फर्क है। VH थोड़ा लेस इन्वेसिव है, TH तो मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है। तो फिर आप देख लें पेशेंट में कोमॉर्बिडिटीज कम हो, ये ना हो कार्डियक हाइपरटेंसिव एनेस्थीसिया के बाद ही चली जाए ऊपर, एक बिनाइन कंडीशन की वजह से आपने स्टेक्टमी की ओपन और वो बेचारी को इतनी मॉर्बिडिटीज बढ़ गई। हाँ अगर लो रिस्क सर्जरी है तो आप कहें TH तो मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर है, हमारा तो ब्रेड एंड बटर ही TH है, हम तो बहुत एक्सपर्ट है इसमें, ठीक है। तो और साथ में इसकी सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एक्टिविटी अफोर्ड नहीं कर सकती, 50,000 की और 45,000 की आ रही है, ठीक है। तो मैं इसकी बर्श कर दूंगी ताकि इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि मसला तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करना है ना। तो आप प्रोलैप्स के लिए तो हिस्टेक्टमी कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस? बार बार यूरिन लीक कर रही है, कहीं आ जा नहीं रही, नमाज का मसला है, ठीक है। तो फिर आप इसकी बर्श करें, और बर्श इसलिए बर्श कर रहे हो तो फिर TH कर रहे हो ना, क्योंकि आपने जो सर्जिकल रूट है वो एक ही रखना है, ये नहीं कि नीचे VH कर रहे हो ऊपर से जो है वो बर्श कर रहे हो। बर्श तो एब्डोमिनल प्रोसीजर है, जब एब्डोमिनल कर ही रहे हो तो फिर TH करो साथ। मेरी बात समझ आ गई आपको? ठीक है जी मैम। जी समझ आ गई मैम। तो इसी तरह आप कोई भी सर्जरी प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली 40 ईयर के बाद ना, 40 ईयर के बाद तो आप VH कर सकते हैं। और पेशेंट को उसकी काउंसलिंग कैसे करें? एक मिनट, ओके। तो ना 40 ईयर के बाद VH करते हैं, कहें इसको बच्चा नहीं चाहिए, इसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इसको डेफिनेटिव चाहिए, वो तंग आई हुई है, उसको 10% फेलियर रेट भी नहीं चाहिए, ठीक है। और वैसे भी अगर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता भी है इनमें तो वो 1-2 साल का गैप होता है, ठीक है। तो मैं इसको वो भी मैं एड्रेस कर लूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी स्टार्ट करा दूंगी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, टोबैको ना यूज करे, कॉफी ना यूज करे, और ब्लैक चने खाए, उसमें एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। और अगर फिर भी अगर मुझे देनी पड़ती है HRT तो कोई मसला नहीं है मैडम, मेरी पेशेंट डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, मैं दी जा सकती है इसमें HRT। ठीक है। अच्छा दूसरा ये होता है समटाइम ना अम्मा है कोई 70 साल की और साथ में उसको जो है सेकंड डिग्री प्रोलैप्स है, सेकंड डिग्री UV प्रोलैप्स, और साथ में ना उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है और ये इसको डायबिटीज भी है, ठीक है। तो ऐसी पेशेंट में TBT रिफ्यूज हो गई तो आप सेकंड डिग्री प्रोलैप्स में VH करते हो ना, केली स्टिच लगा सकते हैं। केली स्टिच से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मैक्सिमम अच्छा स्टिच लगाया है तो 40% तक एड्रेस हो जाती है, और जो बाकी 60% बचेगी वो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कर लें, उसको बता दें पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग कर लें। डायबिटिक भी है, ओल्ड एज भी है, अब इसमें TH करोगे ना वो एक मेजर सर्जरी है, बोन खराब करेगी ना, मसले हो जाएंगे, इसकी केयर कौन करेगा। तो इसमें आप केलीज लगा सकते हैं। आइडियली तो TBT होनी चाहिए, हाँ TBT नहीं है तो फिर आप केलीज लगा दें, ठीक है। इसने जिंदा ही कितने अरसे रहना है, 70 साल इसकी उम्र है, 10-15 ईयर्स अच्छे हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक गुजर जाएगी। क्योंकि हमने आउटवे करना है ना कि कोई मेजर सर्जरी भी ना करें जो लाइफ थ्रेटनिंग है, पारा बिनाइन कंडीशन,
और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पे कैलीज लगा दी तो दो फायदे होंगे। एक तो ग्रेड चेंज हो जाएगा, मे बी पहले सवेयर स्ट्रेस थी तो अब माइल्ड मॉडरेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा 40% ये है कि बिल्कुल ठीक हो जाए और 60% ये है कि ठीक ना हो। अगर 60% ठीक नहीं भी हुए तो ग्रेड तो चेंज हो गया ना, साथ में इसमें ऐड कर दें कीगल। तो ये भी एक अच्छा पैकेज है, बजाय इसके कि 50,000 के लिए उसको कहें कि जब वो आएंगे तो टीवीटी लाएंगे तो करेंगे, या फिर मैं आपके टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करूंगी और बर्श करूंगी और फिर वो एग्जामिनर कहेगी बोन खराब हो गया, डायबिटिक है, इसका केयर कौन करेगा, और वो मर गई, ठीक है, फिर बुरी बात जी। तो ये था जनाब अबाउट प्रोलैप्स, ठीक है। आपके कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, फिर हम बंद करते हैं आज मैम का। इनिशियल जो है वो स्टेप 1 और स्टेप 2 मैंने मिस कर दिया था, तो अगर थोड़ा सा प्लीज उसको वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, बड़े डिटेल में मैंने पढ़ाया है, तो नो वरीज, बस रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। मैडम 25 से आपका सेशन शुरू हो रहा है नया वाला? हाँ 25 मतलब जो नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी वो फिर हमारी रेगुलर सेशन उसमें ऑफिशियल क्लास होगी मैडम एक बात मंडे और फ्राइडे जी। मैम मैंने आपको वो एडवांस वाला मिस किया था, तो ये जो अब आप 1 मंथ के लिए क्रैश कोर्स करवा रही हैं, इसमें वही एडवांस वाला करेंगे या बस मतलब केसेस डिस्कस करेंगे? आई रियली वांट टू जॉइन बट मैं कर नहीं सकी थी। कोई बात नहीं, आप यही वाला ले लें, क्योंकि जो लाइव सेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू रिकॉर्डेड। जी ठीक जी है जी। तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा और क्विक होगा एज कम्पेयर टू एडवांस, क्योंकि एडवांस में हमने कोशिश की थी कि एक केस करें। तो मैम इसमें आप 2 केसेस करेंगे अरे या 3-4? चुप हो जाओ, 2 केसेस छोटे हो गए तो 2 केसेस, कोई प्रोलैप्स जैसा आ गया या ओवेरियन कैंसर आ गया तो वो एक ले लेंगे, बट मॉडिफाई कर लेंगे और इट विल बी बेटर देन एडवांस। ठीक है मैडम एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी। मैडम मेरी पेशेंट जो थी गायनी की, उसको वो एडिनोमायोसिस था ना, लेकिन उसके साथ जो है वो उसकी एक सिस्ट थी बेसिकली, जिसकी वजह से वो एग्जामिनर मुझे सारा सिस्ट पे ले गई, और मुझसे ना वो 4x5 सेंटीमीटर की सिस्ट थी, लेकिन पेशेंट टेंडर थी, मुझसे वो पिक नहीं हो सकी उस टाइम पे सिस्ट। तो एग्जामिनर ने मुझे बताया कि उसके एडिरेक्सा में एक सिस्ट भी थी बेटा। तो मैंने कहा कि जी मैडम मुझे उसका स्कैन चाहिए, तो स्कैन पे उसने बताया कि सिस्ट भी है। उसने अब मुझे उस टाइम पे मैनेजमेंट में ये समझ नहीं लगी कि मैं उसकी टीएच बीएसओ करूं या सिर्फ टीएच करूं, क्योंकि अगर सिर्फ एडिनोमायोसिस होता फिर तो मैंने उसकी डायरेक्ट टीएच करनी है, लेकिन उसने मुझे कहा कि इसका CA 125 71 है और 71 है जी, एज क्या थी? लेकिन एज 45 थी उसकी। 45 पे ये 125 71 सिस्ट कॉम्प्लेक्स थी? नहीं, मैंने उससे पूछा कि उसके फीचर्स बता दें, तो उन्होंने कहा वो सिंपल सिस्ट है। फिर तो मैम बीएसओ नहीं करेंगे मतलब। लेकिन मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि अगर हम एक पेशेंट की टीएच कराएं और उसके बाद अगर उसका सिस्ट का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि हमने तो वो उसमें यही टॉक में पढ़ा था कि अगर वो 7 यानी कि अगर उसका साइज बढ़ जाता है 7 to 10 सेंटीमीटर है, तो फिर तो उसकी बीएसओ करनी होती है ना। देखो अगर आपने वो बोला पोस्ट टेंडर है, लिसन फाइजा, आपने बोला टेंडर है, टेंडरनेस तो एक्सप्लेन हो जाएगी एडिनोमायोसिस जो है। अगर फोर्निसिस में टेंडर है तो फिर देखेंगे सिस्ट कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। एक होता है सिंपल सिस्ट में कॉम्प्लिकेशन, जैसे टॉर्जन, हेमरेज, ये वाले मसले तो नहीं है? नहीं ये नहीं थे, सिंपल ही थी बस। तो अगर सिंपल है तो रिप्रोडक्टिव प्री मेनोपॉज़ल एज में सिंपल सिस्ट का तो फॉलो अप भी नहीं है भाई, नहीं तुम मास्टर भी नहीं करा, रूल आउट जस्ट अक्यूट प्रॉब्लम जैसे टॉर्जन, हेमरेज जो इस किस्म के मसले, अगर वो नहीं है छोड़ो इसके हाल पे। लेकिन मैडम अगर वो हम इसकी अभी टीएच कर दें और बाद में वो 50 इयर्स में आ जाए बड़ी सिस्ट के साथ,
पहले तो मुझे बताओ कि 4 सेंटीमीटर की सिस्ट में, सिंपल सिस्ट में मेलिग्नेंसी के चांसेस कितने हैं प्री मेनोपॉजल एज में? बहुत रेयर। जी ठीक है, तो इसकी बेस पे और एडिनोमायोसिस पे हिस्टेक्टोमी कर क्यों रही हो 45 पे? वो मैडम मैम उसकी CA125 तो वैसे भी रेज हो सकता है ना, वो तो जी वो तो देखो, नॉन स्पेसिफिक। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। CA125 करवाना ही नहीं है इसका सिंपल सिस्ट में, मांगे क्यों? मैडम मैंने नहीं करवाया था, वो मैडम ने खुद बताया था कि आप CA125 इसका क्यों नहीं मांग रही मुझसे। मैंने कहा क्योंकि मैडम वो सिंपल है सिंपल मैडम, सिस्ट है, आपने सिंपल है। हाँ नहीं मांगना, हाँ मैंने कहा कॉम्प्लेक्स सिस्ट पे मांगते हैं। ठीक लेकिन है, उन्होंने करवाया हुआ था और उसकी रिपोर्ट भी सामने पड़ी हुई थी। नहीं गलत है ना, आपके देखना भी नहीं इसको। और मैडम उसके साथ उसको जो थी वो इरेगुलर ब्लीडिंग भी थी, यानी कि वो टेंडर भी थी और उसको इरेगुलर ब्लीडिंग थी फ्रॉम लास्ट 4 years। फाइजा 1 मिनट, केस नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है एडिनोमायोसिस में मैडम, इरेगुलर ब्लीडिंग नहीं होती, नहीं होती ब्लीडिंग तो मैंने कहा कि ये साथ कोई उसके along with some endometrial pathology है। तुम इतने तीनों सारे तीनों मसले चीजें क्यों थी। नहीं, क्यों इतने सारे मसले क्यों डालते हो ना? फाइब्राइड के साथ इरेगुलर ब्लीडिंग कम सही हो जाती। फाइब्राइड में टेंडरनेस भी पॉजिटिव थी, सॉफ्ट थी या फर्म थी, साइज क्या था? मैडम 8 week साइज यूट्रस थी उसकी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। नहीं देखो, अगर कुछ पता ना चले तो फाइब्राइड पहले आना चाहिए ना कि एडिनो, और वो भी तो जब वो पेन irregular बहुत bleeding थी है। उसको मैडम, उसको सिवियर डिस्मेनोरिया, फाइब्राइड डिस्पेरोनिया, तो फाइब्राइड में भी इंटरमेंस्ट्रुअल तो हो सकती है, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। फाइब्राइड में भी हो सकती है। अच्छा और इंटरमेस्कुलर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग में फाइब्राइड ज्यादा सही है, इट कैन बी सबम्यूकोजल। एडिनोमायोसिस में कैसे पोस्टपार्टम ब्लीडिंग हो सकती है? नहीं पोस्टपार्टम ब्लीडिंग नहीं, सॉरी डिस्मेनोरिया डिस्पेरोनिया था उसको तो severe। देखो ना, तो ठीक है, पाउच ऑफ डगलस में अगर अगर पोस्टीरियर वॉल फाइब्राइड है तो डिस्पेरोनिया होता है, सर्विक्स मूव ही नहीं जी करती। ठीक सही। मैडम इसको ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि सबम्यूकोजल फाइब्रोइड है तो यूट्रस वांट टू एक्सपेल इट, तो जिस वजह से पेशेंट को पेन हो रही है। बिल्कुल, फाइब्राइड में बहुत सारे तरीकों से, फाइब्राइड की क्लासिकल प्रेजेंटेशन चूंकि पेन नहीं है, इट कैन कम विदाउट पेन बट इट कैन कम विद पेन एज वेल, ये तो कॉमन फीचर है। एडिनोमायोसिस में आप तब कहें जब हैवी रेगुलर ब्लीडिंग हो, टेंडरनेस ओनली ड्यूरिंग ब्लीडिंग डेज हो, और इट इज मोर एक्चुअली व्हेन पीरियड इज गोइंग टू बी एंड। आप जब पीरियड बंद होने वाले हैं, आप उससे पूछें उस वक्त पेन की शिद्दत कम होती है, ज्यादा होती है, सेम होती है? सेम होती है, ज्यादा होती है या परसिस्ट करती है, देन इट इज एडिनो, अदरवाइज इट इज फाइब्राइड। मतलब बहुत सारे काम करने होते हैं, देन यू विल लेबल कि ये एडिनो है या फाइब्राइड है। बट व्हाटएवर इट इज, 45 पे कोई ऐसी कंडीशन जो जिसकी काज ओवरी है और ओवरी इज अबाउट टू गोइंग टू फेल विद इन 2 to 3 years, तो आप वेट कर लो। अगर वो इतनी लाइफ थ्रेटनिंग पेन नहीं है या वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट सही है, जरूर एक मेजर सर्जरी करनी है। तब तक सिस्ट भी रिजॉल्व हो जाएगी, फॉलो पे रख लें। ठीक है, तो हिस्ट्री से सोचना शुरू करें, फिर एग्जामिनेशन से, फिर इन्वेस्टिगेशन मांगे कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। आपके सामने अल्फा बीटा प्रोटीन भी दे दें और वो बहुत ज्यादा भी है, तब भी कहें कि ये इंसिडेंटली ज्यादा आ गया, मुझे एक्चुअली सिस्ट में मांगना नहीं था। ठीक है फाइजा? जी मैडम ठीक है। ओके, एनी अदर केस यू वांट टू डिस्कस, या बस अब ना करो डिस्कस, हालत खुश्क हो गया। डॉक्टर हीरा, बस एक बात जी जी, मुझे इसका पूछना था कि ये जो जितनी प्रोलैप्स की सर्जरीज हैं, इसमें हमारी लिमिटेशन कहाँ पर आती है? यानी कि अब ये जो वॉल्ड की प्रोलैप्स की जो सर्जरी है, यानी ये तो यूरोगायनेकोलॉजिस्ट करेगा, ये या ये कि हर सर्जरी में हम यही बोलेंगे कि हम इसको ऐसे करेंगे और हम इसको मतलब सब कुछ हम ही करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जो वीएच करना है या यूरोगायनी की सर्जरीज हैं, इसमें आप डायरेक्ट असिस्टेंट, आप डायरेक्ट सर्जन नहीं हो, बट यू आर फर्स्ट असिस्टेंट, और फर्स्ट असिस्टेंट का मतलब है सर्जिकल स्टेप्स तो आने ही चाहिए। तो सर्जिकल स्टेप्स आपने फिर भी याद करने हैं।
हाँ, दूसरा मेरा क्वेश्चन यही था कि हम ये सारे प्रोसीजर्स अच्छे से याद करें, यानी कि ये तो हमें फिंगर टिप्स पे फिर होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से ये लेकिन टॉक्स में भी हमें आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। फिर हमें टीवीटी, टीओटी, हाँ। कहाँ पे रखनी है फिर भी, कि यहाँ पे हम उसके पास रेफर करेंगे, यहाँ पे हम ये खुद ही कर लेंगे। हमारे यहाँ कोई यूरोगायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, ना कोई ऐसी कोई फैक्ट्री है जहाँ ये बन रहे हो। कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं है, सब एफसीपीएस है। जिसने जितना ज्यादा काम कर लिया एक्सपर्ट बन गया। ठीक है, 4 साल के बाद एफसीपीएस करने के बाद आप कंसल्टेंट बनते हो। अगर आपने एमसीपीएस किया है तो आप कंसल्टेंट नहीं बनते, आप स्पेशलिस्ट ही रहते हो। ठीक है, और 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप डायरेक्ट खुद भी कर सकते हो वीएच विदाउट एनी सुपरविजन। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो, ये अच्छी प्रैक्टिस है, मुझे इन्वॉल्व पूछा यूएचसी था, में। मुझे उन्होंने, मेरा वॉल्ट प्रोलैप्स का केस था तो उन्होंने पूछा था कि तुम यानी सब कुछ ये मतलब क्यों करोगे, यानी कि हम तो नहीं ऐसे करते, ये तो तुम्हें किसी यूरो मतलब तुम किसके पास भेजोगी, तुम खुद तो नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम क्या करोगी, तो यानी कि मैंने आपको बोला आप फर्स्ट असिस्टेंट हो, इसका मतलब है सर्जन आप नहीं हो। तो वो ठीक कह रही हैं, सीनियर तो गायनेकोलॉजिस्ट करेगा। फिर हम तो यहाँ पे केस को वाइंड अप कर देंगे कि खलास वी विल रेफर और बात खत्म। क्यों? हमने सब कुछ नो नो। अच्छा देखो, उम्मे हम रेफर भी करते हैं। अगर आपके पास टीवीटी नहीं है, आपको नहीं आती, आप रेफर करो। ये रेफर करना अच्छा काम है, बजाय ऐसे कि उसको खराब करना, खुद करना। नहीं, तो इस पे हमारे मार्क्स नहीं होंगे कि बिल्कुल, आपने मतलब बिल्कुल भी आपने नहीं। सर्जरी की नो नहीं, नो। आपने तो रेफर कर तो लो, आप ओवेरियन मैलिग्नेंसी की आप जिम्मेदारी खुद उठाओगे? आप तो ट्यूमर बोर्ड पे लेके जा रहे हो। सारे काम नहीं खुद नहीं करने, नहीं, मिलजुल चले के वो तो करने। एक ऐसी चीज है ना, वो तो मतलब मेटास्टेसिस है, वो एक अलग क्या? स्टोरी है। लेकिन ये तो प्रोलैप्स है ना, ये तो एक मतलब एक स्पेसिफिक। अच्छा, कहाँ काम किया आपने? व्हाट इज योर हॉस्पिटल नेम? डॉक्टर हीरा, मैंने तो इत्तेफाक हॉस्पिटल में की थी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट। तो मैं तो वहाँ टीएच नहीं किसी ने दी होगी, वीएच तो दूर की बात है, जानती हूँ मैं हाँ बिल्कुल, इत्तेफाक। हमने तो सिर्फ असिस्ट कराई थी हिस्टेरेक्टोमी बस। हाँ तो ठीक है, तो कह दे मैडम हमारी ना तो हमारे सिलेबस में है कि डायरेक्ट सर्जन बने। ठीक है, और सबको पता है रूटीन का, हालात का, लेकिन मैडम असिस्ट बहुत कराएंगे। इफ यू वांट मी टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर, तो वो ये है। तो वो यही चाहते हैं कि आपको प्रोसीजर बोलना आना चाहिए। अगर आप फर्स्ट असिस्टेंट भी हो तो आपको कॉम्प्लिकेशन मैनेज करना आनी चाहिए, बिकॉज यानी हमें फर्स्ट डायग्नोसिस असिस्टेंट। आना चाहिए और हमें अप्रोप्रिएट प्रोसीजर का पता होना चाहिए, और उसके बाद हमें यानी कि उसके अकॉर्डिंगली रेफरल या ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, आपने सब कुछ बताना है, सब कुछ मैनेज करना है, बट अपना नाम जो है ना एज ए फर्स्ट असिस्टेंट रखना है। फर्स्ट असिस्टेंट वो पोटेंशियल डायरेक्ट सर्जन होता है जिसने 4 साल के बाद काम करना है। ठीक है, तो यू कांट एक्सक्लूड कि मुझे स्टेप्स नहीं आते, मुझे कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट नहीं आती, सब कुछ बताना है। मैडम ये सिर्फ बट इन द बी केस फर्स्ट ऑफ असिस्टेंट। ईएच ही है, या आप किसी भी सर्जरी में ये कह सकते हैं, मतलब जैसे टीएच में भी बहुत से लोगों ने नहीं की होती। एक मिनट, क्या हुआ अमन? सिर्फ वीएच में ना, टीएच आप खुद कर सकते हैं, मायोमेक्टमी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, या कोई डिफिकल्ट सर्जरी है जो जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसमें आप कॉल पर हेल्प करें। कॉल पर हेल्प तो कहीं भी की जा सकती है, सिंपल सिजेरियन सेक्शन में भी की जा सकती है। जैसे डॉक्टर यहाँ की कॉर्पोकेलियसिस है, ये तो मुझे नहीं पता, बाकी सबके एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा। तो कह दे मैडम करते ऐसे हैं, ठीक है, बट हमने कभी किया नहीं। ठीक, यानी ऐसा कोई प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं है, हमें बस अपनी अकल से इसको इस्तेमाल करना है। बस वो कहते हैं ना, जो किया है वही करना है, जो नहीं किया वो बढ़ के नहीं मारना। लैप्रोस्कोपी आनी चाहिए, लेकिन अगर एग्जामिनर के सामने कहते हो हम तो करते हैं मैडम, और तो आपके सिलेबस में भी है लेवल 2 तक, लेकिन आपको पोर्ट्स बताने पड़ेंगे, फिर न्यूमोपरेटर ने बतानी पड़ेगी, फिर कॉम्प्लिकेशन। तो आप बोल दें कि मैडम मैंने थ्योरेटिकली, अगर इफ यू वांट टू बताती हैं, ठीक है, लेकिन मेरे सेटअप में लैप्रोस्कोप अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हर जगह नहीं होता, जहां से मैं ट्रेंड हुई हूँ तब तो वहाँ स्टेथोस्कोप भी नहीं होती थी, अब जाके आई है। और मैंने पूरी 4 साल की ट्रेनिंग में वीएच मुझे फर्स्ट असिस्टेंट के तौर पे भी नहीं मिली, डायरेक्ट तो दूर की बात थी। हसरत ही रही कि मैं ट्रांसवर्स लाई करती या प्रीवियर करती, हमें तो वो भी नहीं मिले। वो मैंने फिर
आफ्टर डूइंग FCPS जब मेरी DHQ पे अमेंडमेंट हुई वहां मैंने दिल खोल के किए, वरना ट्रेनिंग में नहीं मिलते थे वो फेवरेटिज्म या व्हाटएवर। डॉक्टर हीरा एक ये चीज और एक और बताएं कि क्वेश्चन प्रोसीजर पूछना है हम कि कहाँ से करेंगे हमें? जी जी मैं पूछ रही थी प्रोसीजर्स का कि हम आप क्या रिकमेंड करेंगे, हम कहाँ से करें जहाँ से हमारी अच्छी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैंने तो कई बुक्स YouTube पढ़ के देखा लेकिन वो रट्टा ही लगता है मुझे, मतलब YouTube देखिए यूट्यूब वो से। बेहतर है। मैंने बात तो नहीं निकाली थी सिंपल, लेकिन ट्रेनिंग में कभी नहीं निकाली नहीं। अब क्या करती, अब जब कंसल्टेंट बन गई तो फिर अब क्या करूं, अब क्या कहूं, बात भी नहीं आती, फिर YouTube पे देख के निकाली, बट निकाल ली। ज्यादातर लर्निंग में सच बताऊं सर्जिकल या आफ्टर डूइंग FCPS ही होती है, उससे पहले सिर्फ यू आर एक्सपर्ट इन डूइंग सिजेरियन सेक्शन। मैडम एक और क्वेश्चन है कि ये जो प्रीवियस में हम सर्जरी करते हैं, जैसे हम एंटिसिपेट कर लेते हैं कि क्रीटा है या पर क्रीटा है, तो उसमें आपने बोला है एग्जाम में कि आपने यूरोलॉजिस्ट को या सर्जन को स्टैंड बाय रखना है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में ये इंक्लूड होंगे? बिल्कुल। जब व्हेन यू आर सेइंग कि क्रीटा है तो उसका मतलब है कि ब्लैडर में भी जा सकता है। When you are saying it is a creta, placenta अगर posterior है हालांकि less likely है, but it can go into gut। तो अपना बैकअप तो बना के रखो ना, लैब अंधा आवर पे सब चीजें मैंने हफ्पड़ दफ्पड़ मची होती है फिर तो। क्योंकि नहीं, मैडम ऐसा नहीं एग्जामिनर करें। ने इस बात को बहुत माइंड किया था कि आपने यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, आपने सर्जन को स्टैंड बाय क्यों नहीं किया? सही कहा ना, प्रीविया हो ना हमारे तोते उड़ जाते हैं हाथों में। सर्जन से पूछो दिल पे क्या गुजर रही होती है। जी बिल्कुल। नहीं ये तो बहुत मुझे मेरे लिए नाइटमेयर है, ट्रांसवर्स लाइफ और एक्रीटा प्रीविया। एडहेरेंस फिर भी मैं कर लेती हूँ, मुझे अभी तक नाइटमेयर है इन चीजों का। गायनी का नाइटमेयर नहीं है, मैंने बड़ी लेप्रोटमीज, स्टेजिंग लेप्रोटमीज और सब कुछ किया हुआ है, बट ये जो PPH है ना, मुझे बहुत डर लगता है इससे अभी तक। और आपको भी लगता होगा ना? लगना भी चाहिए। हाँ, ये बस एक नाइटमेयर है, लेकिन मोस्ट कॉमन है PPH। मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, तो जहां मैनेज हो रहा हो वहां घुस जाया करो, जिस OT में भी हो रहा हो। और जिस दिन इलेक्टिव लिस्ट पे उस दिन छुट्टी ना किया करो। वैसे तो YouTube ने बहुत मुश्किलात आसान कर दी हैं। When there is a will, there is a way। बस मतलब हम when we were in निश्तर, हमारे 3 यूनिट्स होते थे, 16, 17, 18 में होती थी मैं, बट कुछ फ्रेंड्स 16, 17 में भी थी, और दे यूज्ड टू से कि OT में आज क्रीटा आ रही है या कोई ऐसा है, तो समहाउ घुस जाते थे, क्योंकि छुट्टी लेके OPD से भाग के, मतलब किसी भी तरीके से ना वो कर लेते थे मैनेज। वही when there is a will, there is a when there is a way, there is a will। अब बात कहीं की कहीं जा रही है, लेकिन इसके लिए बंदे को ना बहुत मोटिवेटेड होना चाहिए। मेरे सेटअप में कभी लैप्रोस्कोपी नहीं होती थी, लेकिन मुझे पता चला हमीद लतीफ में होती है। मैं आई वाज सेकंड ईयर रेजिडेंट, मेरे जारी जमा पूंजी क्या होती है रेजिडेंट की, वो सारी जोड़ के उन दिनों 60,000 बनते थे, वो मैंने सबमिट कराया, और मैं सेकंड ईयर रेजिडेंट गई हुई थी लैप्रोस्कोपी की सर्जरी के लिए, और मेरे साथ में जितने लोग थे सारे कंसल्टेंट थे। लेकिन देखिए ना, आपकी अपने करियर पे इन्वेस्टमेंट करो, इन पे ना करो, ब्रांड्स पे, लॉन्स पे और जूतों कपड़ों पे। ये इन्वेस्टमेंट लाइफ लॉन्ग है, ये जो आपके करियर पे होती है। इसके लिए आपका प्लान हमेशा ए होना चाहिए, एक्सीलेंट। चले, ऑल द बेस्ट, गुड लक, और लर्निंग की जो तड़प है वो अपने दिलों में कायम रखें। कोई भी क्वेश्चन है तो फिर पूछ लें ABC ग्रुप में, ठीक है? मैम नेक्स्ट जो सेशन है मैम, उसकी तो एडवर्टाइजमेंट कोई आई नहीं है आपकी, ना फी के बारे में कुछ बोला हुआ है। यार मुझे टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली, बस बच्चों में बिजी थी, मेरे पास वो मेड नहीं है। आज सुबह मैंने सारे वाशरूम धोए हैं, पोछा लगाया है, कपड़े धोए हैं, सर्दियों में कपड़े धोए हैं, वैक्यूम, मतलब सोच है आपकी। अब मुझे फ्लायर का भी टाइम नहीं मिला।
मैम आपके पास तो साथ दूसरे भी लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, मेरा हाल है, आपकी सेक्रेटरी भी होती है। वो उसकी ना एग्जाम हो रहे हैं, वो भी नहीं थी 2-3 दिन से। कोई हाउस होल्ड हेल्प भी नहीं है, वो बीमार है शायद, कब से उसको कोविड ना हो गया हो। चले अल्लाह ताला जो है ना आपको कोई अच्छी मेट दे दे। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, बड़ा मुश्किल होता है जब ये नहीं होती ना। पिछले दिनों मुझे भी मसला हो गया था, अल्लाह का शुक्र है गई है।